नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। बंगाल का चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि विचारधारा, पहचान और राजनीतिक वर्चस्व की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाता है। बंगाल में बीजेपी का ग्राफ पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बढ़ा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ी छलांग लगाई और उसके बाद लगातार संगठन का विस्तार भी किया। माना जा रहा है कि इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। क्या विकास और राष्ट्रवाद का नैरेटिव बंगाल में पकड़ बनाएगा या फिर बंगाल की अस्मिता और ममता बनर्जी की जमीनी पकड़ फिर से भारी पड़ने वाली है? हिंसा के आरोप, ध्रुवीकरण की राजनीति और चुनावी राजनीतियों का संघर्ष चुनाव में हर बार इस बार के भी चुनाव को हाई वोल्टेज बना रहा है। जेसी शो में इसी सियासी संग्राम का करेंगे हम विश्लेषण। द जेसी शो में कौन आगे कौन पीछे, किसके पास है मजबूत जमीन और किसकी रणनीति पड़ेगी भारी। हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द जेसी शो में। और इस बार के जेसी शो की सर हमने हेडलाइन रखी है, क्या कोलकाता में इस बार फहराएगा भगवा? इसके मायने क्या है सर? Just because of popular face of Narendra Modi and hard work of Amit Shah, BJP for the first time may form its government in West Bengal. In fact, you can say it is on the outskirts of Calcutta city, on the checkpost of Calcutta city, and waiting for a formal clearance from the people of Bengal, a formal mandate from the people of Bengal to form the government in Kolkata. But at the same time, on contrary, all opinion polls favor ममता। हालांकि ओपिनियन पोल निर्णय नहीं करते, मतदाता वोट डाल के निर्णय करता है। सो लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट ऑन 4th। बट एट द एंड ऑफ द डे वन थिंग इज सर्टेन, दैट ए सेफरन गवर्नमेंट इन कैलकाटा दिस टाइम इज नॉट रूल्ड आउट। सर, चुनावों के बारे में तो हम हमेशा चर्चा ही करते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा घटनाक्रम दिल्ली में हुआ जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी और जो कि बहुत आई कैची रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल में संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण बिल जो लाया गया, उसके पारित ना होने के पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? घटनाक्रम की शुरुआत यूँ करें कि 2/3 बहुमत चाहिए, 352 चाहिए थे, नहीं थे, 54 का शॉर्टेज रहा। टोटल स्ट्रेंथ है 543 और उसमें 528 लोगों ने जो है कुल वहाँ मतदान किया। 230 विपक्ष के पास हैं, 298 रूलिंग पार्टी के एनडीए के पास हैं और 292 बनते थे, लेकिन 298 आए तो 6 वोट एक्स्ट्रा थे। तो हो सकता है कि आंध्रा से जगमोहन के वोट हों और इट्स अमित शाह फ्लोर मैनेजमेंट, लेकिन कुल मिला के ये बिल गिरा। सर, राजनीतिक प्रेक्षकों का ये मानना है कि बिल पारित नहीं होने के बावजूद भी पूरे देश की महिला वोटर्स में प्रधानमंत्री मोदी हीरो बनकर उभरे हैं। आप इस आकलन से सहमत हैं? आज सारे देश में एक महिलाओं के सबसे बड़े समर्थक के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी उभर के सामने आए हैं और उन्होंने 2 जो चेतावनी दी है सब लोगों को, देश की सब महिलाएं देख रही हैं, वो देख रही किस तरह के व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी आज सब लोगों से कह रहे हैं कि पास द बिल और अदरवाइज वुमेन ऑफ इंडिया विल नॉट फॉरगिव यू। फिर साथ ही कह रहे हैं कि इस बिल का विरोध करना जो है वो आपको पॉलिटिकली बहुत भारी पड़ेगा। और अब देखिए बीजेपी ने कैंपेन चालू कर दिया है इसके समर्थन में, गांव-गांव जाएंगे। अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि हम गांव-गांव में ढोल पीट कर कहेंगे कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आपका बिल पास नहीं होने दिया, आपको रिजर्वेशन नहीं होने दिया। सर, संसद के अंदर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल की पैरवी करी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन रखा है, आपको लगता है एक बार फिर वो संसद में मैन ऑफ द मैच हो गए? एब्सोल्युटली। पिछले कुछ वर्षों उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इतना अध्ययन कर लिया है, इतना हार्ड वर्क किया है, रातों 2-2 बजे तक बैठ के इतनी स्टडी कर ली हर सब्जेक्ट की कि हर सब्जेक्ट के मास्टर हो गए हैं। इसलिए कोई बड़ा बिल आता है, कोई घटना आती है तो आप देखेंगे ऑलवेज ही इज़ प्रूविंग हिमसेल्फ एज ए मैन ऑफ द मैच। और इस बार भी यही हुआ है। अब 2 ठोक उन्होंने एक ऐसा बयान दिया दिल को छूने वाला। उन्होंने कहा कि सारा देश है देख रहा है आपको, विपक्ष को, कि कौन महिलाओं के साथ है और कौन महिलाओं के साथ नहीं है। एक सेंटेंस ही बहुत है कहने के लिए।
और दूसरा उन्होंने कहा कि चुनाव आएंगे तो आप लोग मुंह छिपाने के लायक भी नहीं रहोगे एट द सेम टाइम। लेकिन आप कह सकते हैं मैन ऑफ द मैच थे, जितनी तैयारी के साथ वो आए थे, जिस करेज एंड कन्विक्शन के साथ पार्लियामेंट में कल वो बोले, तो निश्चित रूप से वंस अगेन ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज मैन ऑफ द मैच ऑफ द एंटायर एक्सरसाइज। सर, इसी तरह लोकसभा स्पीकर ने जिस तरीके से शालीनता के साथ, डिग्निटी के साथ सदन का संचालन किया, उसकी तारीफ आज सभी सियासी दलों में हो रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इनफैक्ट इज ए स्माइलिंग लोकसभा स्पीकर फॉर द फर्स्ट टाइम। बोलते नहीं हैं, और मैं तो हैरान होता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग भी 8-8, 9-9 घंटे जो है वो केवल एक स्माइल के साथ ही बैठे रहते हैं। स्माइल न इधर न उधर, एक स्टैंडर्ड स्माइल डेवलप होगी उनके चेहरे पे। कल भी यही था, कल का उनका जो आचरण था बहुत ही डिसेंट डिग्निफाइड था। स्माइल में थोड़ा डिफरेंस था, स्माइल में थोड़ी सा बोलने का मौका कल उन्होंने मिला, बीच बीच में उन्होंने उसकी टिप्पणियाँ भी करी। और सबसे खास बात ये थी, कल उन्होंने राहुल गांधी को बोलने दिया। लोग इंतजार कर रहे थे अभी बस अभी टोकेंगे, अभी टोकेंगे, और मिला, लेकिन टोका नहीं उन्होंने। तो क्या है कि जो जजमेंट है ना सिचुएशन का, वो बहुत अच्छा उनके पास में जो है। तो कल बहुत अच्छा उनका आचरण था, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस बात के लिए कल उनकी तारीफ कर रही थी कि वह स्पीकर का तो बहुत अच्छा था। दिस इज़ ऑल। सर, परिसीमन और महिला आरक्षण बिल में आप एक कानून मंत्री के रूप में अर्जुन राम मेघवाल के रोल को कैसे देखते हैं? वो तो देखो साइलेंट परफॉर्मर है, ही इज़ एन एमर्जिंग पर्सन इन सेंट्रल कैबिनेट एज वेल एज स्टेट पॉलिटिक्स आल्सो। ही इज़ ए मैन टू वॉच, और बहुत विनम्रता के साथ, और दलित लीडर होना उनका एक जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन उनके साथ में। कानून मंत्री रूप में देखिए उनका हायर जुडिशरी में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कितना अच्छा तालमेल है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इस बिल का सारा होमवर्क जो है रिज्जू और उन्होंने किया तो हालांकि अमित शाह के यहाँ, लेकिन फिर भी एक होता है कि कागज़ पे लिखता कौन है, करता कौन है। तो दिस इज़ ऑल अर्जुन मेघवाल। तो बड़ा अच्छा था कल, और उन्होंने ये भी कहा विपक्ष को कि आप चिंता मत करिए, किसी भी स्टेट का कोई भी हिस्सा कटने वाला नहीं है, स्पेशली विद रेफरेंस टू सदर्न स्टेट्स, जिसकी जो ताकत है वो ताकत वहीं बनी रहेगी। और बहुत साइलेंटली उन्होंने किया। सबसे बड़ी बात है उनके चेहरे पर कभी आप तनाव नहीं देखेंगे। कितना गंभीर विषय, कितना गंभीर बिल हो, वो उसी मुद्रा के साथ में, उसी शालीनता के साथ में उसको पेश करते हैं। तो कल वापस उन्होंने अपने आप को एक साइलेंट परफॉर्मर के रूप में जो है ना अपनी परफॉर्मेंस को सिद्ध किया पार्लियामेंट में, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, राम मंदिर, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड और उसके बाद संसद में परिसीमन एवं महिला आरक्षण बिल की प्रस्तुति, क्या सारी की सारी ऐतिहासिक सफलताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ही लिखी? देखो, तकदीर लिखा कर लाए हैं नरेंद्र मोदी। घटनाएं आती हैं, वो उनको पकड़ते हैं, उसको करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं हाथ में लो उसमें असफल हो जाएं। और ये भाग्य रेखा है, उनका परिश्रम है, उनकी पॉपुलैरिटी है, उनका विज़न है, उनकी सोच है, जिसे कहना चाहिए उनकी लीडरशिप है, उनकी नेतृत्व क्षमता है कि बड़ी बड़ी घटनाएं आती हैं। घटनाएं तो सबको मालूम है, पहले से मालूम थी 370 होना है, 40 साल से कोई नहीं ला पाया। बोला है राम मंदिर 100 साल से चला रहा है, 50 साल चला रहा है, कहना है कोई नहीं कर, उन्होंने किया। तो उनका जो रोड मैप है पहले से क्लियर है वो। और फिर लोगों को ऐसा लगता है गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी तो पहले से मौजूद थी वहाँ पे, उसको एनकैश करना जिसे कहते हैं, और सक्सेस करना। और वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क होती हैं, जिसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है ना सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तकदीर लिखा के लाए हैं वो। जी सर, नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में ये पहला अवसर है जब संसद में मोदी सरकार का कोई बिल पारित ना हो पाया हो। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अंततः 2029 से पहले ये बिल पारित होगा? 2 टुकड़े हैं। पहला तो यह है कि आज इंडियन एक्सप्रेस ने भी लीड बनाई है उसकी, उन्होंने लिखा कि एनडीए गवर्नमेंट्स फर्स्ट फेलियर का ये टू गेट क्लियर द बिल, जिसे कहते हैं फर्स्ट सेटबैक जो है एक तरह से। और इस तरह से एक दूसरे बड़े पत्रकार ने भी लिखा है उसमें कि ये पॉलिटिकल सेटबैक है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये डेमोक्रेटिक ओपनिंग है अपोजिशन के लिए। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अमित शाह जब तक पार्लियामेंट में हैं, अमित शाह जब तक नरेंद्र मोदी के प्रधान सेनापति हैं, पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई बिल नहीं गिरेगा। ये बिल भी आप देखेंगे। अब सेकंड पार्ट आपका 2029 का जो है, तो अभी क्या है, जो पुराना बिल पास हुआ है नारी शक्ति वंदन, अभी जो लागू हो गया है, नोटिफाई हो गया है जो है, उसमें क्लियर है कि 2026 की जनगणना के बाद में आप उसी आधार पर परिसीमन कर सकते हैं। तो लोगों का अनुमान ऐसा था कि 2034 तक चलेगा प्रोसेस है। आप जानते नहीं हैं जिस स्पीड से नरेंद्र मोदी अमित शाह काम करते हैं, वो 1 साल के काम को 1 महीने में पूरा करते हैं। अब आजकल क्या जनगणना डिजिटल हो गई है, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 साल लगें आपको। मकानों की जनगणना पहले से चालू हो चुकी है, व्यक्तियों की, इंसानों की जो गणना है वो चालू होने वाली है। सरकार अगर चाहे और उसको प्रीपोन करना चाहे, परस्यू करना चाहे,
तो सरकार आराम से 2026 ये पूरी कर सकती है। और इसके बाद में रोकने वाला कोई नहीं है परिसीमन को। परिसीमन आयोग बैठा हुआ है, उसका प्रोसीजर है, पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है, राज्यों में विधानसभा प्रोसेस है। तो अगर सब लोग मिलकर चाहें और विपक्ष भी मिलकर चाहे तो 100% 2028 तक ये सब चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। और मेरा पक्का विश्वास है कि 2029 का चुनाव परिसीमन के आधार पर ही लड़ा जाएगा। आई एम वेरी श्योर कि 2029 से पहले सब क्लियर होगा और नरेंद्र मोदी विल अगेन एमर्ज एज ए विनर ऑफ 2029 असेसमेंट। सर, महिला आरक्षण बिल गिर तो गया, लेकिन पूरे देश में ऐसा नैरेटिव और परसेप्शन बना कि विपक्ष महिला विरोधी है। इसको लेकर आप क्या कहें? विपक्ष खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और घटनाएं इस प्रकार की हुई ना कि बिल रखा रूलिंग पार्टी ने, एनडीए ने, बिल को पास होना था, पास होते महिला आरक्षण होना था, बिल पास नहीं हुआ, विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। तो विलेन कौन है? विपक्ष। तो कांग्रेस एंड विपक्ष एमर्ज एज अ विलेन। सर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की जो महिला मतदाता हैं, आखिर इस पूरे घटनाक्रम का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव थोड़ा बहुत तो पड़ता है, वैसे तो क्या है पब्लिक सब जानती है दैट वे। और तमिलनाडु तो वैसे इसका विरोध कर रहे थे, तो वो पॉपुलर परसेप्शन है कि स्टालिन इज़ बीइंग रिपीटेड अगेन दैट वे जो है। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 1%, 2%, 3% जो भी है वो बीजेपी के लिए फ़ायदे की बात है। बीजेपी का जिनके साथ अलायंस है एआईडीएम के साथ में, उनके लिए एक बेनिफिट की बात है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि बीजेपी एनडीए विल सर्टनली गेन समथिंग। नाउ व्हाट इज दैट समथिंग, दैट इज डिबेटेबल, बट सर्टनली दे आर गोइंग टू गेन समथिंग आउट ऑफ इट इन ए पॉजिटिव वे। सर, जो संसद में महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी के व्यवहार को आप कैसे देखते हैं? अब क्या कहें, अब राहुल गांधी तो एक क्या कहा जाए किसी, लेकिन फेयरली देयर इज ए क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पूछा तो जवाब देना पड़ेगा उसका। तो जवाब ये कि इट वॉज इमेच्योर, हैंडलिंग वॉज इमेच्योर और एक हंसी का पात्र बने। इतना महत्वपूर्ण मौका था, इतना सेंसिटिव माहौल था। आप जादू की बात कर रहे हैं, आप सेनाओं के उसके कह रहे हैं कि ये जादू था, संदूर का ऑपरेशन था। प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही थी बहन के नाते कि जादू की बातें कर रहे हैं। हालांकि टोका ओम बिरला ने कि जादू की बातें मत करो भाई यहाँ पे जो है। कल तो ओम बिरला बड़े लिबरल मूड में थे राहुल के प्रति, फिर भी उन्होंने इस बात को कहा वहाँ पे। तो इट डजंट सूट हिज स्टेटस एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, अनफॉर्चुनेट। इतना गंभीर विषय था, इतना गंभीर माहौल था, इतना सीरियस जैसे कहते हैं प्लेटफॉर्म था, वहाँ आप उसके हल्के ढंग से कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी इज एन एसेट एज वेल एज ए लाइबिलिटी इन कांग्रेस, बट यू कांट डू एनीथिंग, थिंग्स विल मूव लाइक दिस ओनली। इट्स ओके, इट्स देयर इशू, देयर पार्टी। तो सर, कुल मिलाकर सार ये है कि देश की नारी विपक्ष की राजनीति से हारी। क्या आप इंडियन वीमेन की इस पीड़ा को शेयर करते हैं सर? सर्टनली, बात है ना, एक्सपेक्टेशंस आर द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। तो सोच के बैठी थी सब महिलाएं इतनी जागरूक होंगी कि सपना दिखा दिया नरेंद्र मोदी अमित शाह ने उनको कि इतनी सीटें मिलेंगी, पार्लियामेंट में आपका राज होगा, आप जाएंगी आएंगी, सारा एक माहौल बनता है ना, उसके हिसाब से जो है तो सपना टूटता है। तो नेचुरली आई शेयर दैट पेन एंड कंसर्न। सर, सवाल यह है कि आज दो मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। एक तरफ तो चुनाव और दूसरा ईरान अमेरिका युद्ध के बीच सप्लाई चेन को बनाए रखना। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे अद्भुत है। कितना बड़ा टारगेट खास करके था 10 दिन पहले तक जो है, सप्लाई चेन बना के रखना, पेट्रोल डीजल एवरीथिंग, गैस जो है वो समय पे आती रहे और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी करनी साथ में। एट द सेम टाइम दिन में रोज़ 3 चुनावी सभाएं भी करनी है, उनमें नैरेटिव भी बनाना है, अपोजिशन पे अटैक भी करना है, रात को 2 बजे तक आके घर पे काम भी करना है। तो ये तो अद्भुत क्षमता है उनकी, गॉड गिफ्ट है। देखिए 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं। तो दोनों रोल जो है ना, स्पेशली पिछले 1 महीने के दौरान जो उन्होंने प्ले किए हैं, ही डिजर्व्स ए वोट ऑफ एप्रिसिएशन। सर, ज़्यादातर ओपिनियन पोल्स और ज्योतिष की तरफ से पश्चिम बंगाल में ममता की वापसी की बात की गई है। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? और क्या वाकई में मुख्यमंत्री की रेस की दौड़ में ममता बनर्जी सबसे आगे हैं? देखिए, ऐसा है कि शी इज़ ए फ्रंट रनर, इसमें तो कोई बात है नहीं, आप देखते हैं। और ओपिनियन पोल्स तो कह ही रहे हैं, हालांकि ओपिनियन पोल्स आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑन द डे ऑफ काउंटिंग, बट स्टिल शी इज़ ए फ्रंट रनर। जो आया है ओपिनियन पोल में टीएमसी के लिए, वो आया 41.9, बीजेपी का आया 34.9। लॉट ऑफ गैप, लॉट ऑफ डिफरेंस। आप देखिए सीट्स की बात अगर आप करते हैं तो आज आया है 174 to 184 टीएमसी के लिए, बीजेपी के लिए इसमें ये आया है 108 to 118। बहुत गैप है ना, कांग्रेस की बात करना तो बेकार है दैट वे। और वोट शेयर की तो मैंने बताया ना 41.9 और 34.9। तो अकॉर्डिंग टू ऑल असेसमेंट जो है
और एक ज्योतिष हैं कुमार गणेश, उन्होंने भी अपना आकलन दिया है। तो उन्होंने कहा है कि 168 से 185, 168 टू 185, और बीजेपी का दिया उन्होंने 104 से 115 है। तो अकॉर्डिंग टू ऑल पोल ओपिनियन, ऑल इंडिकेशंस जो है वो सब कह रहे हैं कि ममता सरकार बना रही है, लेकिन नहीं भी बना रही है तो आप ये कह सकते हैं कि शी कंटिन्यूज टू बी ए फ्रंट रनर एटलीस्ट इन दिस रेस। सर, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसीलिए यदि ये मान भी लें एक पल के लिए कि बीजेपी की जबरदस्त तैयारी और कड़े संघर्ष के बावजूद सीएम ममता जीत जाती है चुनाव को, तो सर जो पश्चिम बंगाल का आने वाला कल है वो कैसा होगा? इसका एक ही लाइन का उत्तर है वैसे तो, यू कांट चेंज डेस्टिनी। अगर उनकी जन्म पत्री में लिखा है मुझे चौथी बार मुख्यमंत्री बनना है तो बनेंगी। ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये हैं कि शी इज़ फेसिंग द टफेस्ट कंपटीशन ऑफ हर पॉलिटिकल कैरियर जितने का था। पहली बार बीजेपी ने इतनी ज़बरदस्त टक्कर दी है कि बड़ी संख्या में लोग बंगाल में मानने लगे हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है, दैट वे जो है ये। तो अब वो आगे आगे चांस की बात है दैट वे। तो अब ये मैंने कहा ना आपसे भी, अगर वो आ जाती हैं, डेस्टिनी, यू कांट रूल आउट डेस्टिनी, आ गई वो, तो कल कैसे होगा? अब सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल ये नरेंद्र मोदी अमित शाह के देखने का है कि कोई टकराव रहेगा ममता का देखने का है, या कि रिकन्सिलेशन करके आगे बढ़ाया जाएगा। और बाकी बेसिक कैरेक्टर सरकार का वही रहेगा कि अवैध घुसपैठ बढ़ेगी और अल्पसंख्यक बढ़ते चले जाएंगे। देश की चिंता है कि जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसकी चेंज हो जाएगी, बंगाल की चिंता एज इट इज जारी रहेगी। और देश के लिए सुरक्षा के नाम पे अदर देन पॉलिटिकल इश्यूज जो है, बंगाल विल कंटिन्यू टू बी ए मेजर इशू बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है। बाकी लेट्स सी। सर, राजनीतिक प्रेक्षक इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हैं कि ओपिनियन पोल में ममता सरकार की वापसी की संभावनाओं के बावजूद बीजेपी लीडरशिप और उनके प्रवक्ता इस संभावनाओं से इनकार नहीं कर रहे। ये मुझे भी हैरानी हुई देख के। हाँ। ये बाद में मुझे आदित्य से पूछा मैंने, तो इसने बताया कि भाई उनका एक नैरेटिव तो बन गया ना कि हम 100 को क्रॉस कर सकते हैं। 118 पे हैं, 148 आने में क्या टाइम लगता है। तो बीजेपी ने इस तरह का दिया है कि हम 100 क्रॉस कर रहे हैं, मतलब हम सरकार बना सकते हैं। जो गैप है फिलअप करो, हमें वोट दो इसको। तो बीजेपी इज ए गेनर, इसलिए उन्होंने ऐसा कोई कंट्राडिक्शन नहीं किया, कोई खंडन नहीं किया। सर, आखिर पश्चिम बंगाल चुनाव में किस करवट बैठेगा महिला कार्ड? महिला कार्ड तो देखो दोनों को प्रिय है, लेकिन बीजेपी ने महिला कार्ड को ज़्यादा इनकैश किया है पिछले कुछ चुनाव में, देखा है। दे आर मोर स्मार्ट, दे आर मोर एफिशिएंट इन एग्जीक्यूटिंग देयर प्रॉमिसेस टू वुमेन। अब ममता जो है 1500 रुपये दे रही है, चला रहा है, सिटिंग स्कीम है उनकी, और उसने कहा है कि मैं इसको बढ़ाऊंगी। अमाउंट इंडिकेट नहीं किया क्योंकि जानती हैं पैसा नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि हम 3000 रुपये देंगे, चाहे हमें 72,000 करोड़ रुपये साल का खर्च करना पड़े, हम 3000 रुपये देंगे। तो आज जो लगता है मुझे, वो जो क्वांटम है पैसे का, जो ऑफ़र है बीजेपी का, डबल है। तो अट्रैक्शन है, लेकिन सवाल ट्रस्ट का है। एक बार ये होता है ना कि जो 2 पैसे मिल रहे हैं, मिलते रहा, पता नहीं नई सरकार है, कल को पैसे आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा, दैट विच है। तो वुमेन कार्ड आज जो मुझे लगता है बीजेपी के फेवर में ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि एकदम से डबल ऑफर है उनका जो है। तो बाकी अब देखिए चुनाव के दिन 4 तारीख को मालूम पड़ेगा आपको। हाँ सर, आखिर क्या है ऐसा ममता दीदी में कि वो हारती ही नहीं? हाँ, संघर्ष करती हैं। राइटर बिल्डिंग में मुख्यमंत्री बनने से पहले पुलिस वाले डंडे मारते थे तो पट्टियाँ बांध के सिर पे चल देती थी। सफ़ेद साड़ी और चप्पल के साथ वो चलती रहती हैं। और ये तो नहीं कह सकते कि हारती नहीं हैं। पिछली बार नंदीग्राम में हार गई थी, शुभेंदु से 1956 वोट से हार गई थी। लेकिन कुछ भी कहो, इन सारे विरोधों के बावजूद, सारे आरोप भ्रष्टाचार और घुसपैठ के और तुष्टिकरण के आरोपों के बावजूद जो है ना, उनका जो चार्म है, जो करिश्मा है ना, वो किसी दूसरे लीडर में बंगाल में नहीं है। ये तो एक सत्यता है। सो दिस इज़ ऑल। हारती नहीं सब है, लेकिन अब राजनीति है ना, तो राजनीति में तो ऊपर नीचे व्यक्ति होता है, हो सकता है हार जाए इस बार। लेकिन जो ट्रेंड उनका एज एन इंडिविजुअल लीडर जो है ना, तो शी इज़ द मोस्ट, आप कहना चाहिए कि रिकग्नाइजेबल लीडर इन बंगाल। उसके पर्सनली अगर देखा जाए तो कोई व्यक्ति उनकी टक्कर में नहीं है। शुभेंदु जो हैं वो भी उनके टक्कर में उस तरह से खड़े हैं, जो उनका करिश्मा है। दूसरे हर किसी व्यक्ति का जो करिश्मा है वो फीका पड़ जाता है उनके सामने। पर चुनाव का है, इन टोटलिटी देखा जाता है, नॉट ओनली वन इंडिविजुअल। तो देखिए क्या परिणाम है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि पहली बार भाजपा सरकार बनाने के सबसे ज़्यादा निकट खड़ी है। सर, आपको ऐसा लगता है कि ममता दीदी के पक्ष में आए जो ओपिनियन पोल्स हैं, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो ज़बरदस्त भीड़ है, तो क्या पलट देगी ममता का सारा गेम प्लान में? दिस इज़ द ओनली रे ऑफ होप
जिसे कहना चाहिए। सडनली जो क्राउड आना चालू हुआ है प्राइम मिनिस्टर की सभा में, पिछले दिनों मैंने देखा ज़बरदस्त क्राउड जो है ये, तो बदल सकते हैं। अब वो तो प्राइम मिनिस्टर तो सरेआम कहते हैं ना, वो कहते हैं भी ममता को बाय बाय कह दो, अब समय आ गया है सरकार करने का। और प्राइम मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि भी जनता ने मन बना लिया है चेंज करने का। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो मेजर रोल उसमें प्राइम मिनिस्टर की जो गैदरिंग्स हैं और अमित शाह का जो इसमें कमिटमेंट और जो इन्वॉल्वमेंट है 24/7 का, उस तरह का उन दोनों का रोल रहेगा। बट जो आपका क्वेश्चन है बड़ा स्पेसिफिक है कि प्राइम मिनिस्टर की सभा में जो भीड़ उमड़ी है, उससे एक बार फिर से आशा बनी है भाजपा में और पॉलिटिकल सर्कल्स में कि शायद बीजेपी आ रही है। और सर इसी प्रकार टीएमसी के मुस्लिम कार्ड का परिणाम पर क्या असर होगा? मुस्लिम कार्ड तो देखो, टीएमसी का तो अब जो वोट कटे हैं तो आम धारणा यही मानी जाती है 91 लाख वोट कट गए अगर मान लो तो इसके ही कटे हैं, इम्प्रेशन ऐसा ही है। पर एक बात यह है कि मुस्लिम वोट वहाँ पूरी तरह से पोलराइज्ड है, उसको न तो ओवैसी कोई ज़्यादा हिला पा रहा है, न कोई दूसरा कबीर क्या है वो नहीं कोई हिला पा रहा है। तो मुस्लिम वोट एंड ब्लॉक है ना ममता के साथ ही हैं दैट वे जो है। और टोटल जो वहाँ का सिस्टम है तो 52 सीट्स पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हैं उन्होंने दैट वे। और ये मैंने कहा ना आपसे कि ऐसा अफेक्ट का पता नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे मुस्लिम कार्ड जो है वो पूरे तौर पे ममता के साथ ही है बंगाल में, कोई दूसरा कंटेंडर नहीं है उसमें। सर इसी प्रकार बीजेपी के हिंदू कार्ड का चुनाव पर कितना असर होगा? हिंदू कार्ड का था ही, हिंदुत्व नारा है और जो नरेंद्र मोदी ने भावुक बात कही है कि अगर ऐसी चलती रही तो घुसपैठ के कारण से हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, एक दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा यहाँ पे जो है। तो हिंदू कार्ड तो है ही प्रबल, और हिंदू कार्ड का असर है कि आज बीजेपी सरकार बनाने के निकट है। आप देखिए ना, पिछली बार 77 पे थी, इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ भी उम्मीद कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा तो आ ही रही हैं, 118 समथिंग की बात कर रहे हैं वहाँ पे जो है। तो निश्चित तौर पे हिंदू कार्ड ही है ये। तो अगर वहाँ सरकार बनती है भाजपा की, मतलब भगवा अगर वहाँ लहराता है कोलकाता में, तो एब्सोल्युटली हिंदू सेंटिमेंट क्योंकि पोलराइजेशन बंगाल में कंप्लीट है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, बीजेपी वर्सेस ममता, तो हिंदुत्व इज प्लेइंग ए मेजर रोल इन कोलकाता। जी, तो सर क्या मुस्लिम और हिंदू वोट की तरह ही बंगाल में दलित वोटर्स की भी कोई निर्णायक भूमिका है? ऑफ कोर्स, मैंने पढ़ा कि 195 सीटें ऐसी हैं 294 में से जहाँ उनका डिसाइसिव से है, और फिर 127 सीटें ऐसी हैं जहाँ 25% से ज़्यादा दलित हैं वहाँ पे दैट विच है। तो दलित इज आल्सो फोर्स इन बंगाल इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो है, वहाँ की जो सिस्टम है उसमें इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक सभा में पश्चिम बंगाल के हालात से निराश होकर एक दिन ये कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा पश्चिम बंगाल में तो एक दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इस भावनात्मक अपील को आप कैसे लेते हैं? ये भावनात्मक अपील काम कर रही है, ये बेस है। अभी जो सवाल था ममता कल को आएगी तो क्या होगा, तो यही चिंता है प्रधानमंत्री की, जो उन्होंने डे 1 को कह दिया था वहाँ चुनाव का प्रचार चालू होने से पहले, एक दिन पहले कह दिया था कि मेरी चिंता ये है, ये चुनाव है ना हार जीत का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्रीय सुरक्षा से और आध्यात्मिक इश्यूओं से जुड़ा हुआ है। तो प्रधानमंत्री की जो चिंता है वो आज भी वैसी है जैसी 1 महीना पहले उन्होंने व्यक्त की थी, और यही चिंता बार बार उनको ये प्रेरित करती है कि नॉट ओनली एज एनडीए बट आल्सो ये प्राइम मिनिस्टर भी जो है ये देखा जाए कि वहाँ पे सरकार जो रहे वो राष्ट्रवादी सरकार रहे, और इस तरह की जो स्थितियाँ बन रही हैं वहाँ पे अवैध घुसपैठ के कारण से ये स्थितियाँ नहीं बने। तो प्राइम मिनिस्टर दैट स्टेटमेंट कंटिन्यू टू बी रेलिवेंट इवन एट दिस टाइम आल्सो। मोदी ने सिंगू रैली में कहा ऑल कैंडिडेट्स आर मोदी, क्या ये चुनाव भी मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है? ऑफ कोर्स, कई बार ये कोशिश होती है कि ये चुनाव है ना उन लोगों को लड़ने दो, लोकल लड़ने दो, अमित भाई आप ही लड़ाओ। लेकिन जैसे चुनाव आगे बढ़ता है भीड़ नहीं आती है, फिर फैसला करना पड़ता है नहीं यार मोदी जी को ही लाओ। यही हुआ बंगाल में वापस, अब दिन में 3-3 रैली हो रही हैं। तो ये इज़ द ओनली फेस इन द कंट्री विद बीजेपी जो चुनाव लड़ने में जो क्राउड पुलर है और जिसकी अपील है, और अकेला व्यक्ति चुनाव लड़ता है उस तरह से, मतलब अकेला व्यक्ति क्राउड खींचता है। अब आप देखिए अमित शाह जोड़ लीजिए आप, तो संसार की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें इतना बड़ा चुनाव केवल 2 व्यक्ति लड़ाते हैं और जिताते ही हैं। मिरेकल, पता नहीं कैसे करते हैं। और ऐसा लगता है घर का काम है, इतना पर्सनल काम होता है ना, स्टेक इन्वॉल्व होते हैं घर के खुद के काम में कि जीतना ही हमको तो चुनाव लड़ना जीतना भी है ये। तो ये फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है, अमित शाह उसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं सारे स्टेट ग्राउंड, और ग्राउंड रूप पे जितने मैनिपुलेशंस होते हैं, साम दाम दंड भेद राजनीति में होता है ना, वो सारा जिम्मा अमित शाह के पास है दैट वे। तो वंडरफुल कॉम्बिनेशन जिसे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं मैं तो हनुमान हूँ, ये तो राम है, इसी मुद्रा में रहते हैं। कितना बड़प्पन है, जो सारा संसार कहता है ही इज एक्टिंग एज ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं,
और नरेंद्र मोदी के सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं, कभी किसी बात पे इनकार नहीं करते। कोई प्रस्ताव लेके गए, मान लो नरेंद्र मोदी ने किसी भी कारण से अगर जचा नहीं, दोबारा नहीं कहेंगे। तो अद्भुत कम्बिनेशन है, अद्भुत अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, तो वहाँ भी दिखाई दे रही है। बहरहाल आपका वो जो सवाल है वो सही है कि ये चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है, अमित शाह की स्ट्रैटेजी पे लड़ा जा रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिलीगुड़ी रैली में एक बड़ा निराला अंदाज दिखा। मन से कहा कि ये मैडम तो सुनने को तैयार ही नहीं है। ये पूरा किस्सा क्या है? नरेंद्र मोदी का पब्लिक कनेक्ट है, एकदम से इन्फॉर्मल हो जाते हैं, जनता एकदम से आकर्षित होती है। अब वो उस दिन जो मंच पे जो कलाकृतियाँ थी उनको देख रहे थे आराम से तरह से। अब एक महिला नज़दीक आने की बहुत कोशिश कर रही थी, एसपी वालों से भिड़ गई, कहने लगी नरेंद्र मोदी तो देखे ना कि जिसे कहते हैं कि 4 आंखें रहती हैं उनकी, सब दिखता रहता है क्या हो रहा है। तो एक तरफ तो देख रहे थे, वहाँ भी देख रहे थे पीछे क्या हो रहा है जो है। तो उन्होंने उसको देखा और वो भिड़ रही थी सिक्योरिटी वालों से, तो मुँह से निकला कि मैडम तो किसी की सुनती नहीं है। अब बात है नरेंद्र मोदी जो कोई भी जुमला बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, वो हिट हो जाता है, वायरल हो जाता है। तो ये भी इसी तरह से सामान्य बात थी कि मैडम तो किसी सुनती नहीं है। वो बेचारी थोड़ा शर्मसार हो गई, महिला भी शांत हो गई कि प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया सुनती नहीं है, दैट वे जो है। सो दिस इज ऑल लाइट मूड। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच चुनावी संघर्ष के बीच कभी कभी मुझे लगता है कि लार्जर इंटरेस्ट के मुद्दों पर दोनों के बीच आपसी अंडरस्टैंडिंग रहती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ब्रिलियंट घटनाएं तो ये बताती हैं। हाँ। क्या है कि लार्जर इशू है कांग्रेस को निपटाना, और नरेंद्र मोदी हमेशा इस काम में ममता की यूटिलिटी को जानते हैं, उसकी उपयोगिता को समझते हैं कांग्रेस निपटाने में। गठबंधन ही नहीं हुआ, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। ठीक, 2-3 घटनाएं आप देखिए। पहली घटना है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आया नो कॉन्फिडेंस मोशन, ममता ने साइन नहीं किया, टीएमसी ने साइन नहीं किया। वो अलग बात है कि मारवाड़ी बहुत हैं कलकत्ता में, तो देखते हैं चलो मेरे वोटर हैं, तो एक सहानुभूति फैक्टर नहीं किया। लेकिन बड़ा फैसला था ममता का, ऐसे माहौल में लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव था उससे अपने आप को दूर रखना, उस पर साइन नहीं करना, एक बड़ी घटना थी जो सामान्य घटना नहीं थी। ठीक है, ओम बिरला चाहे कितने लोकप्रिय हों, कितने ही जैसे कहना चाहिए इंडिपेंडेंट और वैसे हों, लेकिन पॉलिटिकल जो फैसले होते हैं तो फिर फैसले होते हैं। लेकिन ममता ने उस अपोजिशन फैसले को डिफाई किया और ओम बिरला के खिलाफ उसने साइन करने से इनकार किया। 1। दूसरा, गवर्नर आनंद बोस अब राज्यपाल भाषण पढ़ता है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में राज्यपालों ने मुख्यमंत्रियों का दिया हुआ भाषण नहीं पढ़ा, जो कि परंपरा पढ़ने की है। ठीक है, कि आमतौर पे क्या होता है, केंद्र की आलोचना होती है, सरकार का समर्थन होता है। लेकिन इस बार फॉर ए चेंज जो है, जो सबसे ज़्यादा टकराव का अड्डा रहा है कलकत्ता राजभवन गवर्नर वर्सेस सीएम टकराव का, उस गवर्नर ने उस भाषण को एज इट इज़ पढ़ा, केंद्र की आलोचना की, ममता की तारीफ़ की। कितनी बड़ी घटना है, आप देख रहे हैं। तीसरा, फिर जो ममता छाती से लगा के ले गई थी कंप्यूटर उठा के, हाँ। अब मे बी इर्रेस्पेक्टिव स्टेटस अरेस्ट होता है आदमी, दैट वे जो है। लेकिन देखिए ठंडे बस्ते में चला गया ना मामला, ऐसा नहीं है। तो क्या है, कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग है कि इन विषयों पे तो हम देंगे रियायत, और इन विषयों पे फिर आप लड़िए चुनाव में जैसे लड़ते हैं। और पर्सनली नरेंद्र मोदी भी कतरा रहे हैं, आजकल बचते हैं, वही बचते हैं कि पर्सनल अटैक एक दूसरे पे नहीं करें। तो क्या कि स्ट्रैटेजिक साइलेंट अलायंस इन लोगों के बीच में है, ऐसा मेरा मानना है। सर, बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी सभी दलों में लेकर इस बात को लेकर गहरी चिंता और उत्सुकता है कि आखिर किस करवट बैठेगा एसआईआर का ये नया प्रयोग। बिल्कुल सही कहना है आपका, ये कि ये गुगली है, एक तरह से मृग मारीचिका है। कहाँ बैठेगी, किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा, कहा नहीं जा सकता। बीजेपी वाले बहुत दिनों तक भाजपा वाले इस ख्याल में थे कि ये ठीक हो रहा है, मुस्लिम वोट कट रहे हैं, हमारा फ़ायदा हो रहा है। अब जो एनालिसिस हो रहा है उनको पसीना आ रहा है, वो भी श्योर नहीं है, उनके मन में संदेह हो गया है कि यार कहीं हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा है इससे। तो ये तो 4 तारीख को जब होगा रिजल्ट, उसी दिन मालूम पड़ा कि गुगली थी, ये जो था ये किसके पक्ष में आई एक तरह से। और अगर मोटे तौर पे अगर आप देखें सारी कहानी को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये प्रयास बहुत अच्छा था। जो मतदाता सूचियाँ हैं पुरानी पड़ी हैं बरसों की, दशकों से, इसकी क्लीनिंग की जाए, कौन व्यक्ति है कौन नहीं है, छोड़ के चला गया, कौन नया आ गया, होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार की और चुनाव आयोग की तारीफ़ की जानी चाहिए कि प्रयास अच्छा था। इम्प्लीमेंटेशन को लेकर डिबेट हो सकती है, प्रयास अच्छा था। तो बंगाल में हुआ, 12 राज्यों में हुआ, सब कंप्लीट हो गया, ठीक से काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कई तरह की प्रॉब्लम थी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, चुनाव आयोग, हर कोई लड़ रहा है एक दूसरे से आपस में, आप ये मानिए दैट वे। तो अब क्या हुआ कि अगर इन टोटलिटी अगर आप देखते हैं तो जो पहला ड्राफ्ट आया नाम कटने का, तो 58 लाख लोगों के नाम कटे उसमें।
फिर ड्राफ्ट आया, 5 लाख और कट गए, 63 लाख जो है ना कट गए, वो तो कट गए। अब आप अनुमान लगाते रहना कि इस 53 में किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है, आज नहीं कह सकते। इसी बीच में फिर क्या हुआ कि 1,25,00,000 लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, एक नया वर्ड निकाला। उसमें ये था कि भी आपका नाम सही है, पिता का नाम सही नहीं है। ममता बनर्जी लिखती है, पिता का नाम बंदोपाध्याय था, तो है कि नहीं है, आप स्पेलिंग तो गलत नहीं, इस तरह की चीज़ें जो मतलब अदरवाइज़ कोई रिस्क नहीं है उसमें। लेकिन चुनाव आयोग का था कि नहीं, इसको भी चुनाव आयोग ने माना। या तो चुनाव आयोग थोड़ा लिबरल हो जाता कि ममता के फादर का नाम बंदोपाध्याय, तो मान लो ना यार इसको, और स्ट्रिक्ट का नहीं यार, हम तो वर्क टू रूल करेंगे ये। तो 1,25,00,000 उस चपेट में आ गए वहाँ पे जो है। तो वो 63 लाख लोग तो अलग हो गए, कट ही गए। अब क्या 1,25,00,000 लोग ये आ गए, तो फिर इनकी सुनवाई चालू हुई। 705 जुडिशरी ऑफिसर्स वगैरह आए, 65 लाख लोग इसमें से निकल गए। 125 माइनस 65 इजिकल टू 60, तो 60 लाख लोग जो है ना फिर रह गए। फिर 60 लाख लोगों की जो सुनवाई हुई, छटनी हुई ट्रिब्यूनल में और सब जगह हुआ, तो उसमें क्या है कि 33 लाख लोग और क्लियर हो गए, तो 27 लाख लोग रह गए नेट। ठीक, तो 27 और वो 63, तो 90 लाख हो गए ना लोग जो प्रभावित हुए। फिर पता लगा कि 27 लाख नहीं है, 7 लाख और लोगों ने भी अपील कर दी है ट्रिब्यूनल में, तो 34 लाख लोग हो गए। तो आज 34 लाख लोगों की कहानी जो है ये सामने खड़ी हुई है। तो इस तरह से क्या है कि जो गुगली या जो सिचुएशन है वो ये है। तो अब वो जो मैंने बताया आपको 91 लाख और ये जो 34 लाख लोग हैं, ये क्या इम्पैक्ट होता है। इन वोट दिया नहीं इन्होंने, ये तो वोट देने से वंचित रह गए ना इसमें। तो लेट्स सी, तो इस तरह से क्या ये मामला उलझ गया। गुगली है, अभी नहीं कह सकते ये किसके पक्ष में बैठेगी। सर, पश्चिम बंगाल में आखिर कब ये जुडिशियल ट्रिब्यूनल की एसआईआर प्रक्रिया पूरी होगी, और यदि ट्रिब्यूनल में लाखों लोगों के मतदान के अधिकार को सही पाया गया तो क्या 2026 में उन लोगों को मतदान का अधिकार मिल पाएगा? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कितना समय लगेगा। 19 ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कितना भी जल्दी करेंगे, 4-5 महीने तो लगा ही देंगे इसको। चीफ जस्टिस चूँकि इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक प्रगतिशील चेहरा है, ठीक है, तो लगता है मुझे कम से कम इसको 4-5 महीने इस प्रोसेस में लग सकते हैं, उसके बाद ही पता लगेगा। सर, एसआईआर प्रकरण की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत गंभीर और चिंता पैदा करने वाली टिप्पणी की। अगर जीत का मार्जिन काटे गए वोटर्स की संख्या से कम है तो हम हस्तक्षेप करेंगे। क्या इसका मतलब सर ये है कि चुनाव परिणाम सब्जेक्ट टू फाइनल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, प्रगतिशील फैसला है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, नेचुरल जस्टिस। और एक बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी सुनवाई करते इसमें, एसआईआर की जो थी अपील से है। उन्होंने कहा था ऐसी कोई बात नहीं, चिंता नहीं करें, एक बार नाम कट गया तो मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए कट गया। दैट मीन्स सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट है, सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन है। वो उसी की व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कहा है नेचुरल जस्टिस के बेस पे। पिछली बार क्या हुआ था, 44 सीट्स ऐसी थी जिनमें जीतने का मार्जिन जो है कटे वोटों की संख्या की तुलना में कम था। तो इस बार भी ऐसे केसेस आएंगे वहाँ पे। तो ऐसे केसेस में क्या है, तो वो संकेत उन्होंने दिया है। चिंता की बात यह है, पिछले चुनाव में जो 44 सीट्स पे ऐसा हुआ था, इस साल मान लो अगर 24 सीट पे ऐसा हो गया, 15 सीट पे ऐसा हो गया, जहाँ की जीत का मार्जिन जो है उससे कम है, जो वोट कटे हैं वहाँ जो है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। हस्तक्षेप के क्या मायने हैं? इनडायरेक्टली जिसका मतलब ये कि क्या उन सभी सीटों में फिर से पुनर्चुनाव होगा। ब्रॉडली कहा जा सकता है कि उन सीटों का जो फैसला है दैट विल बी प्रैक्टिकली सब्जेक्ट टू द फाइनल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ऑल दोज केसेस। सो लेट्स सी क्या होता है। सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो समझने की ज़रूरत है, आप समझाइए सर। 34 लाख वोटर्स ने ये एसआईआर अपील की, और उस अपील की सुनवाई के बाद जो 19 जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स हैं वो ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुछ लाख वोटर्स जो हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम गलत कट गए हैं। तो ऐसी स्थिति में सर, पहला कि इलेक्शन कमीशन इसका भूल सुधार कैसे करेगा? दूसरा सर ये कि क्या 2026 में ये वोटर्स वोट कर पाएंगे? और तीसरा, अगर ऐसी गलती है, सिस्टम की जो लापरवाही है, उसमें जवाबदेही होगी जिसकी गलती थी जिम्मेदार व्यक्ति की? देखो, ये तो हार्ड फैक्ट है, ग्राउंड रियलिटी है कि लाखों लोग, जिसमें कम से कम आप मोटे तौर पर 34 लाख तो मान ही लीजिए, ज़्यादा नहीं भी है, तो 27 और 7 जो बाद में जुड़े हैं जिनकी अपीलें पेंडिंग हैं, तो ये माने अपन कि जिन 34 लाख लोगों की अपीलें पेंडिंग हैं ट्रिब्यूनल के सामने, आज ट्रिब्यूनल जो डिसाइड कर रहा है, तो उनके सामने तो गंभीर प्रश्न ये है कि वो मतदान के अधिकार से वंचित रह गए हैं। और मतदान का अधिकार चाहे मौलिक अधिकार नहीं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एक सेंटिमेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है।
तो गंभीर चिंता का विषय ये है कि चाहे गलती किसी की भी थी, सेंटर की थी, आयोग की थी, राज्य सरकार की थी, एजेंसीज की थी, सिस्टम की थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, कम से कम 34 लाख लोग जिनकी अपील आज है, हो सकता है कुछ और अपीलें आगे आने वाले दिनों में हों, तो ये 34 या 34 प्लस फ्यूचर अपील्स, ये जो लोग हैं ये तो वोट देने से वंचित रह गए। तो गंभीर प्रश्न है। तो देखिए इस पर क्या फैसला होता है, कैसे क्या बात आगे बढ़ती है, क्योंकि इन सब पे भी सुनवाई हो रही है। जब सुनवाई पूरी हो जाएगी तब मालूम पड़ेगा फाइनली जा करके कि 34 हैं कि 24 हैं कि 15 हैं कि 7 8 हैं, क्या है ये। उस दिन फिर ये तय होगा। अब तो जुडिशरी तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि ये जो वंचित रह गए हैं लोग किसी भी कारण से, मतदान अधिकार का उपयोग नहीं कर सके हैं, तो क्या 2026 के चुनाव का इनका मतदान का अधिकार फ्रीज हो गया है या कोई रास्ता ऐसा है कि इनको फिर से मतदान का अधिकार दिया जाए। तो कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रैक्टिकल इशू है। तो देखिए इसमें आगे जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होगी तो मालूम पड़ेगा। सर, एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को अपने फैसले में चुनाव आयोग से कहा है कि जिन 34 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे हैं, एसआईआर ट्रिब्यूनल 21 और 27 अप्रैल तक अगर उनके पक्ष में फैसला कर देता है तो उन्हें मतदान का अधिकार होगा। इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही, मैंने जो आपसे कहा ना, नेचुरल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का दैट वे, उसी 34 लाख लोगों के बारे में ये कह रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है केसेस, जो पहला चरण क्या उसका मतदान है 23 तारीख को, ठीक। अगर 21 तारीख तक ट्रिब्यूनल कुछ लोगों का क्लियर कर देता है, उन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। वेरी फेयर डिसीजन। और इसी तरह से 29 का जो है उसमें 27 तक अगर लोग अपना अधिकार पेश करते हैं और ट्रिब्यूनल उन्हें क्लियर कर देता है तो वो लोग वोट कर सकेंगे, ठीक। तो ये एक अपॉर्चुनिटी सुप्रीम कोर्ट ने दी। 34 लाख लोगों का जो झगड़ा आगे जाके कॉम्प्लिकेट होने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आप चाहो तो जितना जल्दी जाके ट्रिब्यूनल में अपना केस क्लियर करवाओ, ताकि एट द एंड ऑफ द डे वो 34 घट के 24 रह जाएँ, 25 रह जाएँ, 30 रह जाएँ। जितने लोग वोटिंग अधिकार का उपयोग कर सकते हैं कम से कम वो तो कर लें उसका उपयोग। इसका मतलब ये है कहने का। तो एक अच्छा प्रयास है। लेकिन आज मैंने पढ़ा कि जो अब 23 तारीख का जो है पहला चरण है, उसके सिलसिले में अभी तक कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं पहुंचा है ट्रिब्यूनल में जिसका केस फाइनल हो गया हो। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट वे जो है। सो दिस इज ऑल। सर, मैंने सुना है कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर मतुआ वोटर्स में बीजेपी के प्रति कोई नाराजगी दिखाई दे रही है। क्या आपके पास भी कोई ऐसा फीडबैक है? सुना था, मैंने पढ़ा था। पिछली बार मतुआ वोटर्स हैं तो इम्पोर्टेंट, बीजेपी के साथ ही खड़े हुए थे। उसमें बांग्लादेश जो माइग्रेंट आते हैं वो भी शामिल हैं। तो उनका ऐसा इंप्रेशन था कि सरकार ने, वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने या भाजपा ने ये श्योर किया उनको कि आपको वोटिंग राइट दिलवाएंगे, आपको सिटीजनशिप राइट्स दिलवाएंगे। वो कई कारणों से चलते हुए, काफ़ी नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं, वो नहीं हो पाए। तो उन लोगों में थोड़ा सा निराशा का भाव है कि हमसे वादा किया था, वादा पूरा नहीं हुआ। बट लोकल लीडरशिप बीजेपी की वहाँ जो है वो उसको टैकल कर रही है। आई थिंक दे विल सॉर्ट इट आउट। सर, असम में ही रिकॉर्ड मतदान के बाद पश्चिम बंगाल में भी इस कारण रिकॉर्ड मतदान हो सकता है, क्योंकि अगर इस बार वोट नहीं किया तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है, उनकी वोटर आईडी कार्ड रद्द हो सकती है। इस डेवलपमेंट को आप सर कैसे देखते हैं? ये तो बहुत ही गंभीर डेवलपमेंट है। इसके दो पहलू हैं। एक अच्छा पहलू होती है कि इस बहाने चलो हर आदमी वोट डालने आ रहा है, तो बार बार केंद्र सरकार सोचती है कि मतदान के अधिकार को क्या अनिवार्य किया जाए। तो ऐसे यार कि इस सिस्टम के कारण से ऑटोमेटिकली वो लागू हो गया है। कानून बनाते अगर आपके वोटिंग देना ज़रूरी है तो शायद हो सकता है इतने लोग नहीं आते, कोई मेडिकल देता, कोई कुछ करता। आप क्या कि सुओ मोटो स्वयं स्फूर्त जो है लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पूरे देश में बांग्लादेशी वर्कर काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्प काम करते हैं। नोएडा है तो पूरा नोएडा खाली पड़ा है, पूरा देश ही खाली हो गया एक तरह से। सब लोग ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बस से जा रहा है, कोई टिकट में इसको 8,000 की मिल रही है तो उसमें ले रहा है। अभी राजस्थान से कुछ लोग जा रहे हैं, 32 रुपये पर पर्सन चार्ज कर रहे हैं, बस जा रही है भर के वहाँ पे जो है। तो एक माहौल बन गया है कि अगर हमने वोट नहीं दिया तो हमारा वोटिंग का अधिकार ख़त्म हो जाएगा, हमारा ये जो कार्ड है वोटिंग का, आधार कार्ड है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, हमें कोई सरकार की सहायता नहीं मिलेगी। और बाद में सरकार ये कहेगी कि आप तो बांग्लादेशी हो, आप पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, हमें निकाल बाहर करेंगे बंगाल से। तो ये मैसेज ट्रेवल कर गया पूरे कंट्री के अंदर। तो पूरे कंट्री में जो बंगाली वर्कर है वो सब बसों में भर के, रेल में भर के, गाड़ी में भर के, जैसा है। रेल मंत्री ने 2 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा करी, बॉम्बे हावड़ा की 2 ट्रेन से भी क्या होगा दैट वे। हज़ारों, मतलब ये दूसरा कोरोना काल शुरू हो गया दैट वे, लोगों के जाने का, घर छोड़ के जाने का, अपना स्थान छोड़ के घर वापस लौटने का। अब कई तो लोग ऐसे वापस ही नहीं आएंगे वहाँ से। कईयों को किसी ने कहा गया नौकरी चलिए, उसने कहा चली जाए नौकरी, वोट दे के आना पहले जा करके। और फिर दूसरा क्या है कि यहाँ पे पैसे दे रहे हैं लोग, उनको किराया भी दे रहे हैं, 2 पैसे भी दे रहे होंगे साथ जाने के लिए। तो पूरे देश में अलग तरह की हलचल पैदा हो गई है। और ये डिपेंडेंस जो है बंगाली वर्कर्स पे, डोमेस्टिक हेल्प की जो है, वो बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया घरों के अंदर और सब जगह जो है। तो ये 2 सिचुएशन है बिल्कुल।
लेकिन अच्छा पहलू इसका ये है कि चलो हर आदमी वोट देने तो जा रहा है, वो जो बेसिक एक नेशनल कर्तव्य है या चुनाव आयोग का काम था, कम से कम वो तो पूरा हो रहा है। सो दिस इज सर, बंगाल से लेकर केरल तक आखिर क्या है मछली का चुनावी खेल? मछली का था ये, चुनाव में क्या होता है, केवल गॉसिप चल जाती है। ममता बनर्जी ने गॉसिप चला दी, वहाँ टीएमसी ने गॉसिप चला दिया इसको कि बीजेपी वाले आएंगे तो मछली मांस खाना बंद कर देंगे जो है। तो इतनी इमोशनल अपील थी, इतनी टची थी कि बीजेपी वालों को टोकरे में भर भर के मछलियाँ ले जाना पड़ा चुनाव प्रचार करते समय। एक आदमी 5 किलो की मछली लेके चला गया, वो छोटी मछलियाँ लेके बांट रहे हैं, कर रहे हैं। केरल में राहुल गांधी है तो राहुल गांधी मछली लेके चल दी है वहाँ पे, दैट वे है। केरल में भी ये स्थिति है। तो क्या है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने जो है धार्मिक और सांस्कृतिक अपनी भिन्नता दिखाने के लिए, पहचान के लिए पहनावे को बनाया था, तो ममता वगैरह ने खान पान को उसका बना लिया कि हमारी संस्कृति इस तरह से है। वेरी डैमेजिंग टू बीजेपी। लेकिन लगता है शायद अब ठंडा पड़ गया मामला, जिस ढंग से उठा था ये अफवाह उठी थी, अब थोड़ा शांत है। सर, क्या आप हमें पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के घोषणा पत्र की तीन बड़ी बातें बताएंगे? देखो, बीजेपी का जहाँ तक सवाल है वहाँ तो एक उनके पास में अमोघ अस्त्र है, नरेंद्र मोदी की 6 गारंटी। फिर अवैध घुसपैठ का मामला है। अमित शाह कह रहे हैं देश है कोई धर्मशाला थोड़ी आएगा चला जाएगा। फिर समान नागरिक कानून है उनके पास में। महिला कार्ड है, 3,000 रुपये दे रहे हैं महिलाओं को, आप देख रहे हैं। वुमेन सेफ्टी गार्ड कर रहे हैं। तो ये मोटे मोटे तौर के जो ऑफर्स हैं। फिर अब एक ऑफर बहुत बड़ा दे दिया है 7th वेतन आयोग का जो है। तो ये 3-4 बड़े बड़े उनके प्रस्ताव में उनकी घोषणाएँ हैं जो फील्ड में काम कर रही हैं इसमें। और टीएमसी की बात करें अगर, तो टीएमसी कह रही है कि भाई वही 1500 और 1700 दे रहे हैं अभी SC/ST को 1700 रुपये महिला को और 1500 रुपये नॉर्मल, इसको बढ़ाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि 1500 रुपये हर बेरोज़गार को एक भत्ता इस तरह का देंगे। 7 नए ज़िले खोलेंगे करके वहाँ पे ऐसी छोटी मोटी घोषणाएं और जो है वहाँ पे उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन घोषणाओं का ज़्यादा जो गेम है वो बीजेपी खेल रही है इस समय, बिटवीन द टू। सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए भुगतान और 7वें वेतन आयोग का जो मुद्दा है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है? एब्सोल्युटली करेक्ट। हिमाचल में ऐसे हुआ था, एक सरकार चुनाव हार गई थी सरकारी कर्मचारियों के कारण से। 6 लाख लोग थे वहाँ पे, यहाँ 9 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। अब उनका क्या डीए पेंडिंग है। ममता ने कहा मैं 10,000 करोड़ रुपये रिलीज़ कर दूँगी। अब वो चाहे 12,000 पेंडिंग है, 15,000, तो ठीक है मैं 10,000 करोड़ आपको रिलीज़ कर दूँगी। तो अमित शाह ने आगे बढ़ के कहा कि हम मतलब इसी को जो है 7th कमीशन को पूरा लागू कर देंगे और 45 दिन में लागू कर देंगे। अब कुछ ही को क्रेडिबिलिटी मार्केट में तो अमित शाह की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टीएमसी, एज़ कम्पेयर टू ममता गवर्नमेंट। तो लोग वहाँ भरोसा कर रहे हैं कि अमित शाह ने कहा तो काम होगा। और अमित शाह के क्रेडिट रही है कि जो कहते हैं वो करते हैं, उनका एग्जीक्यूशन परफेक्ट है दैट वे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ पे डीए का और प्लस वेतन आयोग का जो है। तो बीजेपी इसको एनकैश कर रही है एंड आई एम श्योर बीजेपी विल गेन समथिंग आउट ऑफ इट। सर, चुनाव प्रचार में ममता पर हमला बोलते समय बीजेपी के जो नेता हैं, ममता दीदी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 15 गालियां जो दी गई थी उसका प्रचार जमकर कर रहे हैं। क्या मतदाताओं पर इसका असर आप देख रहे हैं? और ये तो क्या ना पिटी हुई बातें हो गई एक तरह से। नरेंद्र मोदी को गाली देना फिर पलट के जूता अपने सिर पे मारना एक तरह से। अभी तक तो यही हुआ है। जब जब गाली उनको दी गई तो उनको बेनिफिट हुआ है पार्टी को जो है। लेकिन है इंटरेस्टिंग ये कि वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं गाली नंबर 1। बीजेपी स्मार्ट है ना कैंपेन में, तो मास्टर है। गाली नंबर 2, गाली नंबर 3, ऐसे 15 गालियों का किया हुआ है। उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो उससे क्या थोड़ा जो लोकल वर्कर है वहाँ बीजेपी का वो तो उत्साहित होता है और टीएमसी वाले थोड़ा डिमोरलाइज होते हैं। उनको लगता है कि हम इतने हैं कि प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ दे रहे हैं। सो पार्ट ऑफ इलेक्शन गेमिंग्स। सर, केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये दावा किया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार। कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं। अब वो तो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत में 35 कॉन्स्टिट्यूंसीज का इंचार्ज हैं दैट वे जो है। और वो निश्चित हैं। इनका गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि वी आर वेरी क्लोज टू फॉर्म द गवर्नमेंट जो है। और 35 सीटें हैं तो मैं अधिकांश सीटें इसमें जीत के लाऊंगा। राजस्थान के बहुत से लोग एक्टिव हैं इनका, सुनील बंसल हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, शायद घनश्याम तिवाड़ी गए हैं, कुछ और जा ही रहे हैं लोग राजस्थान से, क्यों मारवाड़ी वोटर है। अभी चीफ मिनिस्टर गए थे सिलीगुड़ी में, बड़ी अच्छी मीटिंग करी उन्होंने। तो उन्होंने कहा भी लोगों ने मन बना लिया है, अब यहाँ भगवा फहराएगा यहाँ पे। और फिर कहा कि वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट विद कंप्लीट मेजोरिटी इन वेस्ट बंगाल। तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस है इन लोगों का। और राजस्थान के लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है, गजेंद्र सिंह शेखावत भी। सर, अकेले ममता बनर्जी की चुनावी क्षेत्र भवानीपुर में 51,000 वोटर्स के नाम कटे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उनकी जीत की संभावनाओं पर?
ये तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गूगली है, मैंने कहा ना आपसे। अब 51,000 वोट कटे हैं, कितने हिंदू थे कितने मुस्लिम थे कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली। और है तो मुस्लिम में भी क्या है, किसने किसको वोट दिया, हिंदू में किसने वोट दिया। आप ये तो कह नहीं सकते कि ममता इज़ बैंड फॉर हिंदू वोट्स। ममता पूरा वो करती है, सारा मंदिर का, पूजा का, इसका देवी शक्ति सारा जो है। तो आप मान के चलिए नहीं करते करते 25% वोट तो ममता को हिंदू का जाता होगा। अब ठीक है, इस बार पोलराइजेशन हो गया हिंदू वर्सेस मुस्लिम कम्प्लीटली, तो हो सकता है ममता को हिंदू का वोट उस तरह से नहीं पड़े जैसे पहले पड़ता था, दैट वे। तो अब देखिए इसमें वोट कटे हैं। पिछली बार जब ममता जो है चुनाव जीती थी 58,000 वोट से टोटल वहाँ पे, अब 51,000 वोट कट गए हैं। और इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है ये चुनाव परिणाम के दिन ही मालूम पड़े, क्योंकि SIR का जो भी इम्पैक्ट है उसको एग्जैक्टली कोई आदमी जज नहीं कर पा रहा है, कोई एजेंसी कोई सर्वे अब इसको जज नहीं कर पा रहे हैं एट द मोमेंट जो है। लेट्स सी। सर, ममता के सामने भवानीपुर और दूसरी सीट नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी, क्या ये चुनाव जीत रहे हैं और क्या लगता है क्या होगा उनका राजनीतिक भविष्य? अब देखो भविष्य तो उनका क्लियर है, जीत जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर बनने की स्थिति में है, ऐसा लगता है बाय एंड लार्ज तो। और जीतने की जो बात है तो 2 सीट से लड़ रहे हैं, तो ममता के सामने जीतना तो इस बार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा ममता कितना ही लूज़ कर जाए, नंदीग्राम में हार गई थी पहले हालांकि, लेकिन लगता नहीं कि वो हारेंगे। लोगों को आइडिया रहता है अभी एक ममता को चलो जीतने दो, इनको यहाँ से जिता देते हैं दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी जिता देंगे उनको वहाँ से जो है। और पॉलिटिकल फ्यूचर क्लियर है उनका, ही इज़ ब्लू आइड ऑफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह एट द मोमेंट जो है, सो ही इज सेफ। सर, आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किन किन मोर्चों पर लड़ रही हैं? वो सब मोर्चों पे लड़ रही हैं। देखो पहले तो अपनी पार्टी में लड़ती रहती हैं, ये सुधेंद्र उधेंद्र निकल के आए हैं वहाँ से, तो पार्टी के संघर्ष से आपसी झगड़ों से लड़के आई हैं। फिर कभी कभी क्या है अपने भतीजे से लड़ लेती हैं वहाँ पे जो है, आप देखते हैं मतलब विद इन पार्टी। फिर गवर्नर से लड़ लेती हैं, फिर क्या दिल्ली में ED वालों से लड़ लेती हैं, फिर यहाँ आके वित्त मंत्री से, अमित शाह से, सबसे लड़ लेती हैं दैट वे। कभी कभी साल में एक आध बार जो है प्रधानमंत्री से भी लड़ लेती हैं, कुछ ऐसा कह देती हैं, बोल देती हैं वहाँ पे। वो भी क्षमा भाव रखते हैं कि ठीक है ममता है, ठीक है, वो जानते हैं कि लड़ना इनका पैशन है। जैसे इजराइल का प्रधानमंत्री है, वो लड़ना उसका पैशन है 24/7। तो ममता को कहते तो संघर्ष नहीं करे, वो नहीं करे, उसको राज चलाने का मज़ा नहीं आता। राज के अंदर और राज के बाहर वो लड़ना उसका पैशन है, तो लड़ रही हैं। उनका ये जीवन इसी में खुश है, अपनी वो सफ़ेद साड़ी और चप्पल में जा रही हैं, आ रही हैं, चल रहा है। सर, अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसके मायने क्या है? ये तो उन्होंने ऐसे शगुफा छोड़ दिया, थोड़ा सा होता है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि हमारी कोई नहीं छोड़ता CM की कुर्सी, ना पुत्र के लिए कोई छोड़े, ना कोई भतीजे के लिए छोड़े, कोई चांस ही नहीं है। अमित शाह ने ऐसे मज़े लिए हैं लाइट पॉलिटिकल मूड के अंदर जो है, तो कई लोग भ्रमित हो भी जाते हैं और फिर सोचते हैं ममता क्यों वोट दें, ये तो रहेगी नहीं, चलो भाजपा को ही वोट देते हैं चल के। लाइट मूड कमेंट। सर, बूथ कैप्चरिंग और वोटर्स को धमकाने के माहौल में गृह मंत्री अमित शाह ने TMC वर्कर्स को जो 2 टूक चेतावनी दी है उसे आप कैसे देखते हैं? चेतावनी सीरियस है, और ये भाषा केवल अमित शाह ही बोल सकते हैं। उन्होंने कहा TMC के गुंडों को चेतावनी देता हूँ कि 4 तारीख को घर में ही रहना, बाहर मत निकलना, बूथ मत लूटना, मैं तुम्हारे तो 5 तारीख को हिसाब करूँगा। तो भाषा वही समझते हैं, और अमित शाह को ये भाषा बोलनी आती है, तो उसका इफेक्ट है। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन के लिए आ रहा हूँ यहाँ पे, 15 दिन बंगाल में रहूँगा वहाँ आकर के जो है, तो इम्पैक्ट है उनका। तो इससे थोड़ा डर का माहौल बनेगा वहाँ, और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि लोग जो जाएंगे डिस्टर्ब करने चुनाव के माहौल को, टेम्परिंग करने जाएंगे, और रुकेंगे थोड़ा, ऐसा लगता है। सर, बंगाल के एक चुनावी जनसभा में अमित शाह ने भावी मुख्यमंत्री के को लेकर संकेत दिए, क्या है सर वो संकेत? संकेत क्लियर है, बार बार वो ममता ने चूँकि कैसा माहौल बना दिया ना कि आउटसाइडर आएगा, मछली बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा, तो ये कहना चाहते हैं कि नहीं, जो मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ वो बंगाली मूल का होगा, बंगाल की मिट्टी में जन्मा और पला होगा, बंगाल में उसकी एजुकेशन होगी, बंगाली भाषा बोल रहा होगा। और एक और मंत्री ने पिछले दिनों मछली विवाद हुआ तो कह दिया कि नहीं, ममता की तरह हमारा मुख्यमंत्री, भाजपा का मुख्यमंत्री नॉन वेजिटेरियन होगा। सो दिस इज़ ऑल। बाकी अमित शाह तो देखो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो उनको अभी से आइडिया होगा इस बात का कि अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अच्छी बात है कि बंगाल के अंदर पर्ची सिस्टम लागू नहीं हो रहा मुख्यमंत्रियों का, होता है कांग्रेस में होता था, अब बीजेपी में होता है कि पर्ची गई नाम निकल गया, लेकिन अब तो लगता है ग्रास रूट की बात हो रही है। और अमित शाह का जो स्टेटमेंट है एक अच्छी बात है, ग्रास रूट वर्कर का सम्मान है ये।
सर क्या ये सच है बंगाल में मतदाता विशेषतः महिलाओं की अगर बात करें तो टीएमसी के लोगों का भय और डर का माहौल है? हाँ ये तो है। अभी आदित्य गई थी 3 दिन के लिए वहाँ पे जो है, महिलाओं से मिली उत्तर बंगाल में, तो वाकई डर है। और इतनी बातें आ रही हैं तो सच भी होंगी जो है, कि टीएमसी के वर्कर हैं या टीएमसी के कोई मतलब अनसोशल एलिमेंट्स हैं, वो धमकाते करते हैं। औरतें वोट देने से डरती हैं, क्योंकि कई औरतें कहती हैं कि भी वोट तो दे देंगे, हमारे आदमी को फिर पीटेंगे। ये एक आम इम्प्रेशन है, सच है नहीं है, लेकिन इम्प्रेशन जो लोगों में वही है। फिर औरतें ये भी कहती हैं चलो हम हिम्मत करके वोट दे भी देंगे बीजेपी को जा करके, तो गुंडे जब पीटने आएंगे तो किसके पास जाएंगे? हम बीजेपी के लोगों को फ़ोन करेंगे, वो फ़ोन ही नहीं उठाते हमारा। तो एक मतलब सेंस ऑफ फियर तो है वहाँ पे, ये तो मानना पड़ेगा। और उस फियर से कितना लोग निकल पाते हैं, कितना नहीं निकल पाते हैं। अब जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो 2011 में माहौल था ममता के आने से पहले लेफ्ट पार्टीज़ के प्रति और साइलेंट रिवोल्यूशन था, वही माहौल इस बार यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है वुमेन एंड ब्लॉक जो है ना ममता के खिलाफ वोट करने जा रही हूँ बीजेपी को, एज ए साइलेंट रिवोल्यूशन जो है दिस इज सीन। लेकिन ये बात सच है कि फियर का वहाँ माहौल है, ये सभी लोग अब स्वीकार करते हैं। सर मैंने सुना है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने प्रवासी मुस्लिम वोटर्स को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि वोटिंग के बाद जाना तो है तुम्हें बीजेपी शासित राज्यों में काम करने। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? अनफॉर्चुनेट है, ये भी थोड़ा साइकोलॉजिकल है, इमेच्योर है, डजंट सूट हिज स्टेटस। इतने अच्छे व्यक्ति हैं वो, इतने सीनियर पोजीशन पे हैं, डायरेक्ट एक्सेस है, नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों के लाडले हैं। आपको क्या ज़रूरत है सब इस तरह की बात करने? आप वैसे चुनाव जीत रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, आदमी भावना में कोई स्टेटमेंट देता है, फिर मीडिया पकड़ लेता है उसको। तो इस केस में ये हुआ कि उनके मुंह से कोई बात निकली होगी, इस तरह से मीडिया ने पकड़ ली। बात गलत है, नहीं होना चाहिए, उनके स्टेटस को सूट नहीं करता। सर पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने इस बार भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है किसी भी। आप कैसे देखते हैं बीजेपी की इस इलेक्शन स्ट्रैटेजी को? ये तो वेल थॉट है। एक अच्छी बात है कि वो छिपाते नहीं इस बात को, उनकी क्लैरिटी है उसके अंदर। हिंदू पोलराइजेशन कह दो, हिंदू प्रेफरेंस कह दो, कुछ भी कह दो, नहीं देते। और सबसे बड़ी बात यूपी जैसे राज्य में भी बिना मुस्लिम को टिकट दिए हुए, बिना मुस्लिम सपोर्ट के वो लोग सरकार बनाते हैं। इट्स ए रियली मिरेकल। तो उनकी एस्टेब्लिश पॉलिसी, उनकी स्ट्रैटेजी है जो उनको सूट कर रही है। सर मुस्लिम्स के विपरीत इस बार बीजेपी ने बंगाल चुनाव में आध्यात्मिक और धार्मिक कार्ड खेलते हुए साधु संतों, सन्यासियों, महंतों और पुजारियों को टिकट दिए हैं। तो सर जीत की कितनी संभावना? वो जीत डिपेंड करेगा किस एरिया से खड़े हुए हैं। जो हार्डकोर एरियाज हैं टीएमसी, अगर वहाँ से खड़े हुए हैं तो हार जाएंगे। लेकिन फिर भी जो इसमें माहौल है बंगाल में, वो काफ़ी हिंदू सेंटिमेंट का काफ़ी एम्पावरमेंट है, काफ़ी माहौल है। तो मान लो 7 लोग खड़े हुए हैं तो 3-4 जीत जाएंगे, 2-3 हार जाएंगे। लेकिन बीजेपी की वेल थॉट स्ट्रैटेजी है, फिल्म वालों को देना, गायकों को देना, लोकप्रिय। उनका तो एक है भी किसी न किसी तरह से चुनाव जीतना है। चुनाव में एक ही लक्ष्य है, वैल्यू सिस्टम एक तरफ, चुनाव की विक्ट्री एक तरफ, चुनाव जीतना है, उसी का पार्ट है। और इसमें उनका जो बेसिक एजेंडा हिंदुत्व का है आरएसएस के साथ, उसको प्रमोट करते हैं ये, तो उनका वेल थॉट है ये। सर कोलकाता के एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट प्रकाश कुमार, उन्होंने सर अपने क्लिनिक में जय श्री राम बोलने वालों को 500 रुपये छूट देने की घोषणा की है। आप कैसे देखते हैं इसको? इंटरेस्टिंग, लोगों का उत्साह है भगवान राम के प्रति, भाजपा के प्रति। तो उन्होंने कह दिया मेरे यहाँ जो इलाज कराने आएगा जय श्री राम बोलेगा उसको 500 रुपये दूंगा। हल्ला हुआ था, टीएमसी ने अपोज किया, लोगों ने कहा समाज को बांट रहे हैं, कर रहे हैं। डॉक्टरों को पूछा किसी ने भी क्यों कर रहे हो ऐसा, तो उसने कहा मेरा पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरी चॉइस है, मैं बोल रहा हूँ। ऐसे गॉसिप और एक लाइट मूड की बात है, कोई सीरियस विषय नहीं। तो सर आपको क्या लगता है इस बार कोलकाता में क्या होगा सिनेरियो? कोलकाता देखो इस बार तो बीजेपी विल इम्प्रूव। 2021 में पिछले चुनाव में सारी की सारी टीएमसी के पास थी, और जो 2024 में इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के भी, तो बीजेपी ने बहुत इम्प्रूव किया कलकत्ता में। तो उसी प्रपोर्शन में सीटें भी इम्प्रूव करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है मोटे तौर पे कि 50% सीट्स जो है ना इस बार कलकत्ता में बीजेपी को जा सकती हैं, ऐसा लगता है। सर इस चुनाव में कांग्रेस अकेले यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है आपको कितनी सीटें मिलने की संभावना है? और साथ ही अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या ममता को कांग्रेस सपोर्ट करेगी? सवाल ये है कि सपोर्ट का विषय तो बाद में है। आपने कहा ना कि 294 सीट्स है, तो 284 पे शायद लड़ रही है कांग्रेस। दिशाहीन, कोई मतलब नहीं है।
पिछले चुनाव में 0 सीट, 3% का वोटिंग। उससे पहले 2016 में 44 सीटें आई थी, आगे बढ़ सकते थे। लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन में ममता अब अकेले चल दिए हैं, अकेला चलो रहे। तो भैया मुश्किल से मुझे तो लगता है 4-5 सीट ही आएंगी कांग्रेस की, ऐसा लगता है मुझे, अनुमान है। अब 4-5 में क्या तो सपोर्ट दोगे, क्या सपोर्ट लोगे। और ममता आएगी तो क्लियर मेजोरिटी से आएगी, अगर आएगी तो मुझे लगता नहीं उसको आपकी 4 सीट की आवश्यकता पड़ेगी, अगर ऐसा है तो एट दैट वे। और ज़रूरत पड़ी तो देंगे, कांग्रेस वाले भाग के दे देंगे, वहाँ तो कोई इशू नहीं है उनका, कि उनको फिर नरेंद्र मोदी हमेशा दिखते हैं ना सामने कि चलो एक सरकार दूसरी बनती है। लेकिन अभी इसकी कोई संभावना नहीं है कि ममता अगर सरकार बनाती है बाय द वे तो उसको इनके 3-4 सीट की आवश्यकता हो, ऐसा लगता नहीं है। सर, पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की इतनी लेट एंट्री हो रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों ही जगह राहुल गांधी के लिए चुनाव खत्म हो चुका है? हाँ, कांग्रेस तो देखो वन मैन शो है ना, आप लोगों ने बोलना ही बंद कर दिया, कुछ कहना सुनना बंद कर दिया है। उनकी मर्जी आए, राजा हैं वो तो पार्टी के, तो केरल में चले गए, तमिलनाडु नहीं गए तो नहीं गए, अब जा रहे हैं। अब गठबंधन है वहाँ, लड़ झगड़ के सीटें तो आपने 28 कर ली अपनी जो है। पिछले साल 18 MLA जीते थे, 9 MP हैं। इतना स्ट्रॉन्ग बेस जिस राज्य में है उसको अब इतना लाइटली ले रहे हो। जिस साथ आपका जो है अलायंस है उससे आप मिल नहीं रहे हो, उससे बात नहीं कर रहे हो, खाली फॉर्मेलिटी के नाते जा रहे हो। तो ये फैक्ट है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस लीडरशिप बटी हुई थी टुकड़ों के अंदर। इस राज्य में तो कुछ कर लेंगे, इस राज्य में कुछ नहीं करना है, तो ठीक है। जैसे डिक्लाइन है कांग्रेस का, दिस स्टोरी इज़ पार्ट ऑफ दैट डिक्लाइन। सर, पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान शुभेंदु अधिकारी एवं अन्य बीजेपी नेता और आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर के बीच में 1000 करोड़ रुपए के कथित एक चुनावी डील का वीडियो वायरल हुआ। तो सर, इसका कितना नुकसान बीजेपी को? अब तो कोई खास नहीं। एक सबसे अच्छा काम क्या हो गया कि वीडियो सच है झूठ है, लेकिन एक बयान देने की ज़रूरत है आपको, क्या है कि ये AI जनरेटेड है। तो कबीर ने बयान दे दिया AI जनरेटेड है, मान लिया देश ने। तो सारे वीडियो जितने भी हैं, तो ब्लैकमेलर्स के लिए एक बड़ी बुरी खबर है ये, कि वो जेन्युइन भी वीडियो उनके पास किसी बात का होगा संसार में, ठीक है ना, तो ऐसे धुल जाएगा, सामने वाला यही कह देगा साहब ये तो AI जनरेटेड वीडियो है। तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ जैसे सोचा था ना कि एकदम से हल्ला मचेगा। कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं, मतलब वेरी नॉमिनल इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट वेरी नॉमिनल, कोई बड़ी बात नहीं हुई। दूसरा क्या है कि बीजेपी को तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक नुकसान ये हुआ कि OBC ने उससे अपना गठबंधन तोड़ लिया। तो OBC और कबीर मिलकर 2, 4, 5, 10 सीट मुस्लिम लाते, बीजेपी को फ़ायदा होता है इनडायरेक्टली। वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली गई। अब 182 सीट पे खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं, 3 पे खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। क्या तो जीतेंगे और क्या होगा। तो कबीर में बी ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री इन ए वे इन द कमिंग डेज, ऐसा लगता है मुझे। तो भाजपा ने अभया की मां रत्ना देवनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है, उनकी जीत की आप क्या संभावना देखते हैं? जीतना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि उस ट्रेनी डॉक्टर जो थी कलकत्ता के हॉस्पिटल में, उसकी माँ है जिसके साथ बहुत दरिंदगी हुई थी, बलात्कार और मर्डर की बात आई थी, मुलजिम पकड़े भी गए थे। उसके बाद में 42 दिन तक जो है वहाँ आम जीवन अस्त व्यस्त रहा था, हड़ताल रही थी हॉस्पिटल्स में, और उस घटना का सिंबॉलिक इम्पैक्ट पूरे देश में गया था। बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी बंगाल की जो है, और उनकी मदर हैं ये, तो सहानुभूति का पात्र हमें लगता नहीं कोई अपोज करेगा उसको। आई थिंक थोड़े बहुत मार्जिन से चुनाव जीत जाएंगे। तो सर, आपको क्या लगता है चुनाव के बाद क्या अलग से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक नेपाली भाषी गोरखालैंड बनेगा? गोरखालैंड इज सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी गेन। हर पार्टी अपने एजेंडा में गोरखालैंड को ले लेती। इस बार लोगों ने किया तो हमेशा ने क्लियर किया। उन्होंने कहा कि बंगाल का विभाजन किए बिना ही संविधान के प्रावधान के तहत ही इस पे विचार करेंगे। दैट वे मतलब कहने का भी कोई होना इसमें कोई खास नहीं है। दैट वे ये ज़रूर उन्होंने कहा कि सहायता बढ़ा देंगे, बड़े बड़े जो है मेजर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है वो वहाँ पे बना देंगे। वहाँ पे वैसे ऑलरेडी गोरखालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बनी हुई है, और वो 2011 में बन गई थी, और 2017 तक फिर भी विवाद चलता रहा। तो गोरखालैंड का विवाद अनकॉल्ड फॉर है, होना कुछ नहीं है। जो होना था सरकार जो कर सकती सरकार कर चुकी है। अब तो चुनाव के साथ ही बात भी खत्म हो जाएगी। सर, पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ के रोल को आप कैसे देखते हैं? वो तो पॉपुलर हैं, क्राउड पुलर हैं, वो तो हीरो हैं, एक तरह से रीजनल लेवल पे हीरो हैं जो है। और वहाँ लोग बंगाल में भी कह रहे हैं 1 सप्ताह के लिए योगी जी दे दीजिए आप तो हमको। वहाँ पे जो है कहते हैं आपका जो मॉडल है बुलडोजर वाला बड़ा हिट है, बंगाल को योगी जैसा प्रशासक चाहिए। और योगी जी लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रचार कर रहे हैं।
क्राउड आ रही है वहाँ पे। सेंट्रल लीडरशिप को पता है क्राउड पुलर हैं, तो हर चुनाव इनकी ड्यूटी लगती है, वो वहाँ पे गए हुए हैं। और कुल मिला के क्या है कि योगी का जो एक्सपेरिमेंट है बंगाल में वो मीनिंगफुल है, और ये आप देख लेना उसकी स्ट्राइकिंग रेट बहुत हाई रहती है। तो जहाँ जहाँ योगी जा रहे हैं उन सीटों पे टीएमसी को बहुत टफ कंपटीशन होगा, और योगी के जाने का एक है ना मतलब साइजेबल इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। जो रिजल्ट आएगा तो आप कह सकेंगे आप लोग कि ये 12-15 सीटें हैं जो योगी की उससे आई हैं। इट्स गुड। जी सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने 3 साल पहले बीजेपी छोड़ी और अब टीएमसी ज्वाइन की, तो सर आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? कोई खास नहीं, अब स्पेंट फोर्स है वो, बस एक नॉमिनल वैल्यू है उसकी। ठीक है, उन्होंने बयान दे दिया, कर दिया, एक तो न तो उनको चुनाव लड़ना है न कोई बात है, और स्पेंट फोर्स है। अब उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं। उसका एक ज़माना था जब बीजेपी में हल्ला हुआ था उनको लेकर के, आज ममता की छाँव में आ गए हैं, तो ठीक है, लोग थोड़ा सा नोटिस लेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। नॉट मच इम्पैक्ट। सर, मैंने टीएमसी में रहकर पाप किया है और अब मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। बीजेपी के एक प्रत्याशी हैं दिवेंदु अधिकारी, उनके पिता ने चुनावी सभा में ऐसा क्यों कह दिया? टीएमसी के साथ रहे होंगे बहुत साल तक, उनके साथ रहे, अब पार्टी छोड़ दी, टिकट मिल गया, यहाँ आ गए, तो आदमी करता है ना अपने मन का प्रायश्चित। एक तो फेस वैल्यू पे करता है, एक मन से करता है। अब चाहे उन्होंने फेस वैल्यू पे लिया तो बीजेपी के लिए एक अच्छा मैसेज गया है कि टीएमसी का आदमी टीएमसी के खिलाफ बोल रहा है, आज हमारी शरण में बैठा हुआ है। दिस इज ऑल। सर, इस बार आपने अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ नहीं कहा। ट्रंप तो देखो क्या है कि ही इज़ बिकमिंग मोर वाइज, more flexible, more fair, and trying to understand the real meaning of diplomacy, rather than threatening everybody, entire world, and after every 2 hours. There is a good development in his personality, and this will be visible in an ongoing America and Iran talks. सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाकर राज्यसभा का चुनाव लड़वाना बीजेपी लीडरशिप का सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग ऑपरेशन था? ऑफ कोर्स, ये तो अमित शाह से पूछिए, उनके दिल से पूछिए कि किस तरह उन्होंने इस ऑपरेशन को किया होगा। सबसे पहले तो क्या सीटों का अरेंजमेंट था इलेक्शन के समय, कितना मुश्किल था, करवाया। जिद भी मानी कि चलो एक सीट ले लो यार, एक्स्ट्रा ले लो, एक सीट ज़्यादा उनकी जो है। फिर क्या है कि चुनाव हो गया, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एमर्ज होगी, मुख्यमंत्री बनना था बीजेपी को, नेचुरल चॉइस, माने नहीं, फिर सीने पे पत्थर रख के मुख्यमंत्री भी बनवाया। लेकिन मन में क्लियर था कि विद इन ए ईयर जो है भाजपा का मुख्यमंत्री आना है, कार्यकर्ताओं का दबाव है। बिहार वॉज द ओनली स्टेट जहाँ की भाजपा का चीफ मिनिस्टर नहीं था, और सिंगल लार्जेस्ट आ गया। तो बेहतर था कि नीतीश कुमार आगे बढ़े, कहते कि ठीक है भाई, पहले आप, अब आप बनाइए सरकार, हम आपको सपोर्ट देते हैं। नहीं हुआ, उसको हैंडल किया, शपथ हुई, बीजेपी वालों को समझाया, वर्कर्स को भी थोड़ा वेट करो, अब वक्त आ गया राज्यसभा का। तो राज्यसभा में वो फार्म भरेंगे कि नहीं, फिर ये हो गया इशू फिजिकली, क्योंकि समय और स्थान का उनको ध्यान कम रहता है नीतीश कुमार को, हेल्थ रीजन्स। तो अमित शाह खुद गए वहाँ और बैठ के अपने सामने बगल में फार्म भरवाया राज्यसभा का, कि उग चूक नहीं हो जाए इसमें जो है। फिर सवाल आया कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा होगा तभी तो आगे बात बढ़ेगी ना जो है। तो फिर ये क्या है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा करवाने के लिए गए, बैठ के अपने सामने इस्तीफा करवाया, तो ऑपरेशन पूरा हुआ। और लेकिन इस बार ये बात तय थी कि एनफ इज़ एनफ, अगर दाएं बाएं हुआ तो फिर हम ऑपरेशन कर देंगे, पार्टी खंडित हो जाएगी। वैसे भी क्या है कि वो उसका रिमोट कंट्रोल जेडीयू का है, मैं समझता हूँ आधे ज़्यादा तो दिल्ली के हाथ में ही है। जो खास लोग हैं, ललन सिंह हैं, संजय झा है, वो तो सब इधर शिफ्टेड ही हैं, दैट वे जो है, शिफ्टेड इन द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जो जैसे भी है। तो ठीक है, एक अनफॉर्चुनेट बात होने से टल गई। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है ये कि अमित शाह के पॉलिटिकल कैरियर का एक मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है ना, नीतीश कुमार रहा होगा। सर, और ये क्या सच है कि सम्राट चौधरी के चयन में नीतीश कुमार का बेहद अहम रोल रहा? हाँ, रोल तो रहा ही है, क्योंकि सत्ता का मोह तो छूटता नहीं है ना। तो जाते जाते भी वे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी चले हर मामले में जो है। तो सम्राट चौधरी में चली उनकी। वैसे भी क्या 1.5 साल से 2 साल से सम्राट चौधरी डिफेक्टो सीएम का रोल कर रहे थे अंडर सुपरविजन ऑफ दिल्ली, दैट वे जो है। फिर उन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा कि भाई यहाँ जो है समता जो राजनीति है, समाजवादी राजनीति है, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं बिहार में।
तो मुख्यमंत्री का चयन करते इसमें तो आपको ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर ये भी कहा कि भी सामाजिक और ये जो है संतुलन ये बहुत नाजुक है, इसका ध्यान रखना चाहिए इस तरह से। और ये कह के सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो गई। हालांकि वो तो नरेंद्र मोदी अमित शाह का फैसला था, लेकिन सपोर्टेड बाय नीतीश कुमार था, एक नया कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट नहीं हो, तो उनकी शपथ हो गई। अब ये वाकई एक बात है कि मैं कई बार नोटिस करता हूँ, तो बोलते ही नहीं कभी सम्राट चौधरी, बस एक चेहरा है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल एक आदमी सेरेमोनियल आ रहा है जा रहा है, कभी उनको बोलते हुए ज़्यादा नहीं सुन। अच्छी बात है, ट्रम्प की तरह रोज़ बोलना भी अच्छी बात नहीं, हर 2 घंटे में उनका बयान दे दें वहाँ पे बैठ के जो है, तो वो और बाकी उनका पॉलिटिकल कैरियर है कि वो सक्सेस है। पहले लालू के साथ थे, बिहार में वही चेहरा था, फिर नीतीश कुमार के साथ थे, उनका चेहरा था, अब भाजपा के साथ हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्लेक्सिबल पॉलिटिशियन इन बिहार पॉलिटिक्स। सर, तो फिर बिहार की जो नई सम्राट चौधरी सरकार है उसके सामने चुनौतियां क्या हैं? और पटना में सम्राट चौधरी की ताजपोशी के बाद भाजपा और जेडीयू के बीच में सब कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा, कैसे देख रहे हैं सर? चुनौती नीतीश कुमार है, उसको ठीक से हैंडल रखना, फिर कोई बयान नहीं दे दे। उसके मन में ये है नीतीश कुमार के मेरा 7 सूत्री फार्मूला था, बिहार उसी हिसाब से चलता रहे। अरे भी मान जाओ ना, राज बदल गया, मुख्यमंत्री बदल गया, पार्टी बदल गई, सब हो गया, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने यही है कि नीतीश कुमार ठीक रहें, बस उनका मतलब ज़रा सा हैंडलिंग जो है ऐसे वो ठीक रहे, कोई नया विवाद वहाँ पे नहीं आए। और कुछ सहज तो इसलिए नहीं है ना, आप देखिए विभागों को लेके कुछ और बातों को लेकर के, अब हर बार क्या समारोह होता है आप देखते हैं जब कोई ऐसा आता है। और बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मेहनत से आया वो, उसमें उस दिन उनको वहाँ होना चाहिए था, जैसे हमेशा जाते हैं, लेकिन नहीं गए, कोई समारोह नहीं हुआ वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत खिंचाव या कुछ इस तरह का है कि भाई एवरीथिंग इज़ नॉट वेल, बस मैनेज की जा रही है स्थितियाँ। जब बहुत ऐसी स्थिति आएगी फिर कोई फंक्शन होगा तो चले जाएंगे। होता ना, शादी ब्याह हो जाती है, कई बार बाद में कहते हैं ठीक है अभी शादी हो गई, बाद में इनका एक रिसेप्शन रख देंगे, तो फंक्शन नहीं हुआ वो जो है। और फिर कोई मौका आएगा जब सब चीज़ें नियंत्रण में होंगी, नीतीश कुमार टोटल कंट्रोल में आ चुके होंगे और कोई ऐसी ऐसी बात नहीं कर रहे होंगे दाएं बाएं जो है ये, व्हेन एवरीथिंग विल बी कूल, तो किसी बहाने से पटना में फंक्शन हो जाएगा, चले जाएंगे प्रधानमंत्री अमित शाह, JP नड्डा, सब नवीन पार्टी प्रेसिडेंट। सर, मैंने सुना है कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी स्पीकर पद के लिए अड़ गई है, क्या ऐसा हो पाएगा सर? मतलब वैसे तो मतलब क्या है कि यूँ क्या दूँ, लेकिन इसका पॉलिटिकली जवाब तो ये है कि फुलिश, ये तो पहले से तय था। प्रेम कुमार पहले से स्पीकर लगे वहाँ, अमित शाह के रहते हुए आप स्पीकर ले नहीं सकते, उनसे स्पीकर छीन नहीं सकते आप। स्पीकर का जितना महत्व वो जानते हैं, कोई नहीं जानता। तो कम्प्लीटली रूल्ड आउट है, कोई कितना ही अड़ जाओ, स्पीकर तो अमित शाह का ही रहेगा, मतलब BJP का ही रहेगा वहाँ पे। और अभी अच्छा चल रहा है, आई थिंक, पता नहीं बात कहाँ से आई है, ऐसी मतलब चली है चर्चा। JDU कह रहा है कि चलो ये पद दे दो, वो दे दो, कोई मतलब नहीं है। दैट इशू इज़ क्लोज्ड फॉर 5 years। ओनली नॉमिनी ऑफ BJP, नॉमिनी ऑफ अमित शाह, ही विल कंटिन्यू एज द स्पीकर ऑफ द असेंबली। नीतीश कुमार का स्पीकर आए ऐसी कोई संभावना भी दिखाई नहीं देती है। एंड एवरी डे नीतीश कुमार कैंप, उनका आभा मंडल जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा। टाइम इज़ ए हीलर एंड BJP विल एमर्ज। और अभी तो बहुत कुछ होना है वहाँ पे, पुलिस के ट्रांसफर्स होने हैं, फिर वहाँ पे क्या है बुलडोज़र मॉडल चलना है, गुंडों को पकड़ना है, पता नहीं क्या क्या होना है। बहुत सारी बातों पे आएगा, इसको क्यों पकड़ रहे हो, हमारे लोग हैं, उनके लोग हैं, लेकिन BJP को काम करना है। BJP को धीरे धीरे अगले 1 साल में बिहार का पूरा कंट्रोल लेना है। सर, सम्राट मंत्रिमंडल में नीतीश के बेटे निशांत को मुख्यमंत्री पद की शपथ ना दिलवाए जाने के बाद अब उनका राजनीतिक करियर क्या है और क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? नीतीश कुमार का मामला सुलटा था तो अब उनके बेटे का मामला आ गया, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट और कंफ्यूज होता जा रहा है। पहले तो ये सवाल आया था कि राजनीति में इनको लाया जाए कि नहीं, फिर उसने कहा मैं इच्छुक नहीं हूँ राजनीति में आने का, तो कैसे न कैसे पकड़ के लाए और मनाया और JDU की सदस्यता ग्रहण करवाई उनको जो है। फिर ये तय हो गया कि सब डिप्टी CM बनेंगे पावर शेयरिंग फार्मूला में, फिर मना कर दिया। फिर मैंने सुना नीतीश कुमार ने खुद ने मना कर दिया कि एकदम से डिप्टी CM बनाना ठीक नहीं है, मंत्रिमंडल में ले लो लेकिन विभाग कोई बड़ा इनको मत देना, ऐसे रखो। ये निशांत खुद कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या है ये, तो उसने आगे बढ़े कह दिया कि मेरा इस तरह की राजनीति में रहने मेरा कोई इच्छा नहीं मेरी, तो बस वो चल रहा है, एक तरह स्टेलमेट है एक तरह से जाए।
भविष्य तो क्या है, उनका भविष्य तो अब नीतीश कुमार या मतलब ये जो सिस्टम है दिल्ली, उनका भविष्य समझ अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के हाथ में, अमित शाह के हाथ में। वो तय कर देंगे मंत्री बनना है क्या, और सहमति ले लेंगे उनकी। तो मुझे लगता है अगले मंत्रिमंडल में वो मंत्री बन जाएंगे शायद। सर पिछले 15 सालों से ईटीवी के समय से आप बिहार की राजनीति को बूझ रहे हैं सर, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि बेसिक डिफरेंस क्या है। आप निशांत की अगर बात करें, निशांत में और लालू के बेटे तेजस्वी में बेसिक फ़र्क आपको क्या नजर आता है? बेसिक फ़र्क ये है कि तेजस्वी यादव इज़ एन एक्टिव पॉलिटिशियन, बट ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट निशांत इज़ ए रिलेक्टेंट ब्राइड, लाइक राहुल गांधी 15 साल पहले जब चलता था कि राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, तो रिलेक्टेंट ब्राइड। सेकंड क्या है कि वो क्लियर हेडेड है। अब वो देखिए ना, आपकी 26 साल में वो बन गया था एमएलए, फिर डिप्टी सीएम बन गया, लीडर अपोजिशन बन गया, एवरीथिंग इज़ डन। तेजस्वी यादव, इनका तो कुछ नहीं है अभी। आप देखिए, इंजीनियरिंग करने गए थे दोनों, इंजीनियरिंग छोड़ के बीच में आ गए। निशांत जो है वो भी इंजीनियरिंग छोड़ के आगे, पर दिशा ली ना उन्होंने आकर के दैट वे, और इन्होंने इस तरह से नहीं लिया यहाँ पे जो है। सो डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। सर क्या ये बात सच है कि अपने कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार ने परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए निशांत कुमार को ना तो राजनीति सिखाई, ना कोई और काम ढूंढा? इस लिहाज से निशांत की यात्रा को आप अब कैसे देखते हैं? निशांत की यात्रा वही है, ये कई मुख्यमंत्रियों के साथ प्रॉब्लम है। राजस्थान में अशोक गहलोत, वैभव गहलोत, बिहार में नीतीश कुमार, निशांत, किसी और राज्य में। प्रॉब्लम क्या है कि जो मूल्य बेस्ड चीफ मिनिस्टर्स हैं, मूल्यों की राजनीति करते हैं, जिनमें आप कर्पूरी ठाकुर के कारण से या परिवारवाद से दूर रहते हैं। नीतीश कुमार को ले सकते हैं, उधर अशोक गहलोत को ले सकते हैं। तो सवाल ये कि ऐसे सारे मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं, इनका हो क्या? ये बेचारे क्या करें? घर तो बैठे रह नहीं सकते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे कुछ करने निकलते हैं तो आता है परिवारवाद है, और फिर कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, फिर लोग कहते हैं साहब शासन में इनका हस्तक्षेप हो गया है, तो पिताश्री को बुरा लगता है। बिजनेस करते हैं तो लोग कहते हैं साहब वो पिता के प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं। तो बड़ी विचित्र, विडम्बना, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अधिकांश मुख्यमंत्री जिनको थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड होने का उनका चरित्र है, उनकी संतान का तो भविष्य ही नहीं है वहाँ राजनीति में किसी तरह का जो है। ऐसे इनके 50 साल निकल गए, बैठे रहे। अब इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें वहाँ पे। अब देखिए उधर आप यशवंत सिन्हा उनके बेटे थे, जयंत सिन्हा अमेरिका में थे, नौकरी कर रहे थे, आए यहाँ पे, पिताश्री अलग किया। हालांकि उनके भी हमेशा ये छाया रही कि उनके बेटे हैं, तो पूरे तरह सेटल नहीं हो पाए, लेकिन उन्हें फिर भी सेटल्ड हैं। उधर देखिए आप वो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन ये, और शीला दीक्षित उनके बेटे, वो अपने एनजीओ चला रहे हैं। तो ये तो वाकई बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो मुख्यमंत्री हैं कहीं के भी, उनके बेटे करें क्या, कुछ भी करते हैं तो आरोप ये लगता है सीधा सा कि परिवारवाद है, सत्ता का दुरुपयोग है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनका रोल है। तो उसी का शिकार ये हैं। तो इनको भी समझ नहीं आ। और वैसे भी ये क्या है कि नीतीश कुमार की तरह, और जो मैंने कहा डिफरेंस क्या है उस दूसरे में, लालू के पुत्र में, इनमें जो है ये स्लो मोशन है, थोड़ा वो फास्ट है, दैट वे है। तो स्लो मोशन प्लस इस तरह के जो बंधन है। हालांकि अब तो नीतीश कुमार दिल्ली आ गए हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए बैठ के जो है। लेकिन अगर नीतीश कुमार दिल्ली बैठ के भी सोचें क्या मेरी शर्ट पे थोड़ा सा भी दाग नहीं गिरना चाहिए मेरे बेटे के कारण से, हैं, तो बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, दैट वे, मंत्री बन जाएगा, करता रहेगा। तो भविष्य यही है, और डेस्टिनी होती है। उन्हें सोचना था कि मैं मंत्री बनूंगा, मंत्री बन जाए, काम करते रहेंगे। उसी नीतीश कुमार कार्ड को प्ले करते करते पता लगा कोई ऐसी स्थिति है, खुद डिप्टी सीएम बन जाएंगे, और डेस्टिनी क्या पता लगा 10 साल बाद वो मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। लेकिन आज जो हमारे सामने प्रश्न है वो ये है कि जितने मुख्यमंत्री हैं उनके परिवार के सामने बड़ा गंभीर सवाल है। सर बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल में हम देख रहे हैं कि विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सर इनका बैकग्राउंड क्या रहा होगा? बैकग्राउंड तो देखो एक ही है कि फैसले तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह करते हैं, डिप्टी सीएम कौन बनेगा। लेकिन हाँ, सवाल पूछा आपने तो कहने के लिए होता है कि दोनों अनुभवी व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार के भी लॉयल रहे हैं, कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट हैं। ये पहले वाले जो हैं वो तो विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए हैं, और काफ़ी अच्छा उनका है, पकड़ है प्रशासन पे, और भूमिहार हैं। दूसरे यादव हैं, उनको एनर्जी का एक्सपर्ट माना जाता है, उनका मंत्रिमंडल में रहे, काफ़ी अच्छा है। तो बेसिकली वहाँ जो कुछ हो रहा है बिहार में अभी तो नीतीश कुमार की छाया में ही हो रहा है। सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार की छाया है, ये दोनों नीतीश कुमार की छाया है।
और अच्छे लोग हैं दैट वे। और वैकेंसी थी, चूँकि निशांत को बनना नहीं था वहाँ पे। अब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि निशांत डिप्टी सीएम बनेगा तो एक इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है मुझे, क्योंकि निशांत और नीतीश कुमार कार्ड जो है अब धीरे धीरे इनका शाइन कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो दोनों अच्छा, उप मुख्यमंत्री दोनों कैंडिडेट ठीक। सर, मैंने सुना है कि पिछले दिनों जो आरबीआई गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने अपनी पटना यात्रा के दौरान मुलाकात की थी सम्राट चौधरी जी से, तो इस मुलाकात के क्या मायने हैं? नहीं, है तो ऐसे कटसी हुई, ऐसा मेरा आकलन है कि संजय मल्होत्रा वहाँ जा रहे होंगे पटना चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करने, सीएम से, कोई बोरोइंग्स को लेके, फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके। दिल्ली वालों ने कहा होगा तो भाई देख लो ज़रा, पटना में मदद करनी है, ज़रा क्या सहायता हो सकती है। तो गए होंगे और पता था दिल्ली वालों को सम्राट चौधरी की शपथ होनी है, और एक हफ्ता पहले शायद ये गए थे, तो कह दिया होगा भी कटसी कॉल कर लीजिए ज़रा, एक अपॉर्चुनिटी है बात करने की। तो गए होंगे, मिले होंगे, जाके कटसी कॉल हुआ होगा एक तरह से, और सम्राट चौधरी को भी यकीन लगा होगा एक हफ्ता पहले ही कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, संजय मल्होत्रा मेरे पास आए हैं। तो ठीक है, मोरल बूस्टर विजिट और कटसी विजिट, नथिंग मोर देन दैट। सर, असम चुनाव के संदर्भ में पिछले जेसी शो में आपने कहा था कि एक्स्ट्रा सेक्युलर कार्ड की वजह से हिमंता बिस्वा शर्मा को कुछ नुकसान हो सकता है। वोटिंग के बाद क्या आपका आकलन वही है? नहीं, आकलन चेंज हुआ। वोटिंग के बाद मैंने देखा है कि ही इज़ विनिंग विद ए मैसिव मेजोरिटी। उनकी सरकार भी जीत रही है और ख़ुद भी जीत रहे हैं। और एक्चुअली क्या है, उन्होंने जो है ना योगी की तरह अपना एक ब्रांड बना लिया है, एक नैरेटिव बना लिया है, अपने हिंदुत्व का नैरेटिव बना लिया उन्होंने। वो सुपर हिट है। तो वो उन जो कांग्रेस शासन के उनका जो बैकग्राउंड था वो सारा धुल गया है टोटली। नाउ इज़ ए रिफाइंड 100% हिंदुत्व लीडर। अभी 2 बयान उन्होंने और दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे आसाम के अंदर कोई घुसपैठिया आ जाए इस तरह से निकल के बांग्लादेश कहीं से, तो मैं उसको लात मार के निकाल दूंगा। अब आम जनता को बड़ी पसंद आती हैं ऐसी बातें जो है। दूसरा उन्होंने कहा कि त्रिपुरा बॉर्डर से अगर कोई आसाम त्रिपुरा बॉर्डर पे कोई इस तरह आ जाएगा तो मैं इसके रोकने के लिए करूँगा कि मैं जो बाउंड्री है, तारे हैं वहाँ जो है, उनमें करंट छोड़ दूँगा मैं। ये तो ये संभव नहीं है, लेकिन ठीक है, पब्लिक खुश होती है इन बातों से, एक माहौल बनता है। तो अब ये क्या कहा जा सकता है कि उसका हिंदू कार्ड से कोई नुकसान नहीं है। हिंदू कार्ड से उसका एम्पावरमेंट हो गया है। और योगी की तरह एक एस्टेब्लिश लीडर जो है ना आसाम में हिंदुत्व के कार्ड पे स्ट्रॉन्ग चेहरा जो है वो एक उभर के सामने आया है। वैसे भी सर, राजनीति में कहा जाता है देयर इज नथिंग परमानेंट एंड नथिंग टेम्पररी, और इन तमाम विश्लेषणों के बीच में कुछ सवाल जरूर बरकरार हैं। क्या बदलेगा बंगाल का मिजाज? क्या भगवा इस बार हुगली के किनारे नई कहानी लिखेगा, या फिर सियासी समीकरण उस पुराने ढर्रे पर टिके रहेंगे? क्या अमित शाह बंगाल के सियासी नक्शे को बदल पाएंगे? क्या मोदी मैजिक बंगाल में असर दिखा पाएगा? सवाल यह है कि क्या इस बार मतदाता परिवर्तन को चुनेंगे या फिर पुरानी परंपरा पर ही मोहर लगाने वाले हैं? क्या हुगली के किनारे सच में नई कहानी लिखी जाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है और वही तय करेगी कोलकाता में फहराएगा भगवा या दीदी करेंगी खेला। और साथ ही इन क्या के बीच में सवाल या तो भविष्य के गर्त में है या फिर जेसी सर की भविष्यवाणियां और उनके प्रेडिक्शंस में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो में इस संपूर्ण विश्लेषण के लिए, और साथ ही आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।